ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी घटनाएं, पात्र और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से रचित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। चैप्टर 1। पूरे आकाश में बिजली चमकने लगी, जिससे कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया रोशन हो गई तथा तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। तूफान के बीच एक 20 वर्षीय युवक एक अस्पताल की छत पर खड़ा था। उसकी उदास बेजान निगाहें शहर की ऊंची इमारतों की आसमान की ओर बढ़ती पीली रोशनी पर टिकी थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उन्होंने टांकों वाली एक साधारण सफेद टी शर्ट और समुद्री नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी, जो कीचड़ और गंदगी से सनी हुई थी, जो भारी बारिश में बह गई थी। युवक ने गहरी सांस ली और ठंडी हवा में सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। जब उन्होंने अस्पताल में लोगों की भीड़ को देखा तो उन्होंने देखा कि माता पिता अपने बच्चों को बारिश से बचा रहे थे। जोड़े भीगते हुए बारिश से आई ताजगी का आनंद ले रहे थे, जबकि कुछ मरीजों को कामगारों द्वारा लाया गया था, जिन्होंने उन्हें भी बारिश से बचाया था। इन सभी दृश्यों में एक बात सामान्य थी, हर किसी को किसी न किसी पर भरोसा करना था, जबकि उनके मामला अलग था। जैसे ही उसे याद आया कि अभी अभी क्या हुआ था, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। उसे वो मजाक याद आ गया जो उसका दोस्त तब कहा करता था जब कोई उसे कुंवारी कहता था। इस दुनिया में कोई भी कुंवारी नहीं मरती, जिंदगी सब कुछ होती है। इस पर विचार करते हुए वर्षों की कड़वाहट और संघर्ष जो उसे दबा रहा था, उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर कोई उनसे पूछे कि उनके जीवन का सबसे सुखद समय कौन सा था, क्या कहते हो? बिना सोचे समझे उन्होंने जवाब दिया होगा कि ये उनके जीवन के पहले साल थे। रीज ने ये बिल्कुल सरल था। वे साल ऐसे थे जिनकी उसे कोई याद नहीं थी। जब तक वो याद रख सकता था, उसे एक भी ऐसा पल नहीं मिला जिसने उसे गर्मजोशी, मधुर एहसास दिया हो। उसका नाम अमन था। वो एक अनाथ था जो अनाथालय में पला बढ़ा था और अपना पेट भरने के लिए भी संघर्ष करता था। 11 वर्ष की आयु तक उनका जीवन काफी कष्टपूर्ण था, फिर भी तब तक डटे रहे जब तक कि एक दिन अनाथालय में एक दंपति नहीं आ गए और उन्होंने दावा किया कि वो उनका बेटा है, जो अस्पताल की मूर्खतापूर्ण गलती के कारण जन्म के समय ही खो गया था। अन्य लोग तो खुश हो गए होंगे, लेकिन वो नहीं था। अमन, जिसने अपने आसपास कई बच्चों को गोद लिए जाते देखा था और एक दिन अपने माता पिता के स्नेह का आनंद लेने की आशा रखता था, जब उसका सपना सच हुआ तो वो अजीब भावनाओं में उलझ गया। अनिच्छा से, फिर भी अनेक आशाओं के साथ, उन्होंने एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया तथा अपनी उम्र के अन्य लोगों की तरह सामान्य जीवन का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की। उसके माता पिता ने उससे बहुत सी बातें करने का वादा किया था, उसे एक स्थिर और खुशहाल जीवन के सपने दिखाने के लिए बहलाया फुसलाया था। प्रलोभन इतना बड़ा था कि उसका विरोध करना उसके लिए मुश्किल था। अनाथालय से लाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसे स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन उसके जैसे अनाथ बच्चे के लिए जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था, वो बुनियादी ज्ञान कैसे जान पाता? उसकी उम्र के बच्चे बहुत आगे थे, क्या कहते हो? जबकि उसे बुनियादी अक्षर भी नहीं पता था। हिम्मत जुटाकर उसने अपने माता पिता से मदद मांगी और परिणाम, उन्हें बेकार होने हो और बुनियादी बातें भी न जानने के लिए डांटा गया। तभी उसे अपने तथाकथित माता पिता का असली चेहरा नजर आया। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसे घर की सफाई, खाना बनाने और रख रखाव के काम करने पर मजबूर किया। छोटी सी गलती पर उसे पीटा जाता था और साथ ही से अनेक गालियां भी दी जाती थी। असाले, तू तो एक ड्रेस भी ठीक से साफ नहीं कर सकता, क्या कहते हो? क्या कर सकता है? हम तुम्हें अनाथालय से लाए हैं, हमने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मानो। तुम छोटे से गंदगी के टुकड़े हो, ज्यादा मत खाओ, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कितना खाना चाहिए? उसकी माँ दिखावे के लिए पैसे खर्च करती थी और जब भी उसका मूड खराब होता तो वो अपना गुस्सा उस पर निकालती थी। ऐसे जहरीले माँ पिता को संभाल पाने में असमर्थ वो घर से भाग गया। हालांकि 3 दिन बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया और वापस ले आई, जिसके बाद उसके दिन बुरे सपनों से घिर गए। शुरुआत में तो उसे आश्चर्य हुआ कि वो वहां क्यों था, उसे क्यों गोद लिया गया और इन लोगों ने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और दुनिया को समझने लगा, उसे आखिरकार इसके पीछे की वजह समझ में आ गई। 17 साल की उम्र में उसने अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके जहरीले माता पिता ने फीस देना बंद कर दिया था। उसका कोई भाई बहन नहीं था और गुप्त बातचीत से जो उसने सुना था, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी माँ किसी कारणवश बच्चे को जन्म नहीं दे सकी थी, जबकि उसके पिता को अन्य समस्याएं थी। वे लालची थे, वे चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बुढ़ापे में उनका शोषण कर सके, और जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी सोचा कि कहीं परीक्षा परिणाम फर्जी तो नहीं, लेकिन उनके पास न तो साहस था और न ही इतना पैसा कि वे इसका पता लगा सकें। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये नकली था या झूठा, क्योंकि उसने पहले से ही उनसे मुक्त होने की योजना बना ली थी। वो गुप्त रूप से पैसे बचा रहा था और यदि उनके कारण चीजें कठिन हो जाती तो वो उन्हें कुछ रकम देकर खुद को मुक्त कर लेता था। चूंकि वो जल्दी कॉलेज से स्नातक होने वाला था और नौकरी की तलाश करने से पहले वो सारी गंदगी साफ कर लेना चाहता था,
क्योंकि वो जानता था कि एक बार उन्हें पता चल जाए कि उसके पास नौकरी है तो वे परेशानी खड़ी कर देंगे। जब भी वो भागने की कोशिश करता तो वे गुमशुदगी के मामले की एफआईआर दर्ज करा देते। इसलिए उसे भागने के लिए वकील की मदद की जरूरत थी। वो आज इस मुद्दे पर बात करने ही वाले थे कि अचानक एक घटना घट गई। उनके पिता ने शराब पीकर एक कार को टक्कर मार दी और दुर्भाग्यवश वो कार शीर्ष महिला सेलिब्रिटी सूरी बैरेट की कार थी और माफी मांगने के बजाय उसने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसकी मां ने उसे फोन करके बताया कि उसके पिता एक दुर्घटना में फंस गए हैं और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यदि उसे सच्चाई पता होती तो वो वहां जाने की हिम्मत न करता। जब वो मौके पर पहुंचे तो उनकी मां को उनके पिता की मंशा समझ में आ गई और उन्होंने सूरी से बहस करना तथा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे लोग और अधिक क्रोधित हो गए। गुस्साई भीड़ ने उसके माता पिता पर हमला कर दिया और चाहे उसने उस समूह का हिस्सा होने से कितना भी इनकार किया हो, उसे भी बुरी तरह पीटा गया और अंत में उसके सिर पर किसी ने वार कर उसे बेहोश कर दिया। ये सब सोचकर मेरा सिर दुखने लगा है। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी भौहें उठाई और एक आभासी स्क्रीन को घूरने लगा जो उसके जागने के बाद प्रकट हुई थी, लेकिन उसकी विषय वस्तु सुखद नहीं थी। अगर ये सब बकवास काफी नहीं था तो अब भगवान मुझ पर एक और मजाक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत दुखद है। क्या कहते हो? आपके दुर्भाग्य का मुख्य कारण आपके माता पिता हैं। अलग से निर्धारित समय के भीतर अपने माता पिता को मार डालो। ये हालांकि अमन कोई कट्टर ओटाकू नहीं था, लेकिन उसने उपन्यास पढ़े हैं और एक तरह से वो एनीमे, मंगा और उपन्यासों का शौकीन था। नायकों के संघर्षों के बारे में पढ़ना अक्सर उसे ताकत देता था, फिर भी ये पचाने के लिए बहुत ज्यादा था। क्या कहते हो? पहले कार्य के लिए आप चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता को मार डालूं, तो दूसरे कार्य के बारे में क्या? राष्ट्र के नेता की हत्या। अमन के चेहरे पर यह सोचते ही व्यंग्य उभर आया। यदि सिस्टम ने उसे किसी अपराधी या कुछ बुरे लोगों को मारने के लिए कहा होता तो वो ये कार्य कर सकता था, लेकिन सिस्टम ने उसे सीधे अपने माता पिता को मारने के लिए कहा। उनकी शिकायतों के बावजूद उनके अनुसार उनके लिए सही सजा यही है कि उन्हें कष्ट सहने दिया जाए और उस पीड़ा से गुजरने दिया जाए जिससे वो गुजरे थे। उनके लिए मृत्यु एक स्वतंत्रता के अलावा कुछ नहीं होगी। इसके अलावा यदि सिस्टम उसके साथ गलत व्यवहार करे तो क्या होगा? चलो देखते हैं आप क्या दंड देने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे मार दें। क्या कहते हो? कम से कम मुझे अब और संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या करने का विचार कई बार उनके मन में आया था, लेकिन उनकी मानसिकता इतनी कमजोर नहीं थी। वो वीरता पूर्वक मरना पसंद करते थे, शायद किसी बच्चे या जानवर को बचाते हुए जो गलती से ट्रक के सामने आ गया हो, लेकिन खुद की जान लेना उनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। जल्द ही मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 होस्ट कार्य पूरा करने में विफल रहा है। दंड लागू करना। अमन उत्सुकता से खिड़की की ओर देख रहा था। अजीब बात यह थी कि उसके दिल में कोई घबराहट या घबराहट नहीं थी। क्या कहते हो? वे भावनाएं तो बहुत पहले ही उसके लिए अजनबी हो चुकी थी। जब ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है तो अमन अंततः हंस पड़ा। मुझे पता था। शायद मैं बस भ्रम में हूं और गलत चीजें देख रहा हूं। लगता है मुझे अपने दिमाग की जांच के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। एक गहरी सांस लेने के बाद अमन वापस चलने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक फिसल गया और बारिश से गीली सतह के कारण उसका पैर फिसल गया। उसका शरीर झुक गया और वो लगभग रेलिंग से नीचे गिर गया। हालांकि आखिरी क्षण में उसने रेलिंग के किनारे को पकड़ लिया और खुद को संभाल लिया। हे भगवान, ये तो बहुत करीब था। जैसे ही वो राहत की सांस लेने वाला था, सीढ़ियों की ओर जाने वाला दरवाजा खुल गया और 2 लड़के वहां दिखाई दिए जो उसी स्थान पर अकड़कर खड़े थे। वे कुछ देर तक अमन को घूरते रहे और अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा, ये याद करते हुए कि ये आदमी आज मुसीबत में फंस गया था, जैसा कि समाचारों में बताया गया था। उन्होंने सोचा कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है और छत से कूदने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी घबराहट के साथ वे दोनों उसकी ओर दौड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, युवक, गलत कदम मत उठाओ। इस छोटी सी बाधा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अमन, जो रेलिंग से नीचे उतरने ही वाला था, उनकी हतरप चीखों से चौंक गया। एक पल के लिए उसने पाया कि उसका शरीर जम गया था, जैसे कि उसे किसी अज्ञात शक्ति ने जकड़ लिया हो। क्या बकवास है। दोनों अजनबी मदद करना चाहते थे, लेकिन अफसोस जो आगे दौड़ रहा था वो फिसल गया और उसका शरीर अमन की ओर उछला। वो अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर सका। टकराना, उस व्यक्ति का शरीर अमन से टकराया, जिससे वो छत के किनारे से नीचे गिर गया और गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खिंच गया। अलानत है। हे भगवान, धमाका। वो व्यक्ति भी गिरने ही वाला था, लेकिन उसके साथी ने उसे पकड़ लिया और उसे बचा लिया। उन्होंने नीचे देखा तो युवक नीचे खड़ी एक एसयूवी की छत से नीचे गिर गया था। अरे, हमें डॉक्टर को सूचित करना होगा, जल्दी भागो। अब परिणामों की गणना अमेजबान ने प्रलोभन में नहीं दिया। अहोस्ट ने परीक्षा पास कर ली है। अब धाई होजबान, अमेजबान की चेतना से बंधना। ये होस्ट की स्थिति स्कैन की जा रही है। कई हड्डियों में फ्रैक्चर और सिर में चोट का पता चला। ये पाया गया कि मेजबान मुद्रा के कारण अचेत है और शेष जीवन के लिए लकवाग्रस्त हो सकता है।
पुनर्प्राप्ति में तेजी लाना, ये मेजबान के शरीर का उपचार करते हुए, अत्वरित चयापचय को लागू करना, मेजबान की चोटों को ठीक करना, अमेजबान की चेतना जागृत हुई, अबीप बीप ओ बीप। अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चेतना को बलपूर्वक अंदर खींचा जा रहा हो, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अंधकार का अनंत अंतहीन विस्तार दिखाई दिया। क्या हो रहा है? क्या मैं मर गया हूं? ये नर्क है या स्वर्ग? अमेजबान, आप अभी भी जीवित हैं फिलहाल। अमन की आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन चमक उठी जिस पर कई सूचनाएं प्रदर्शित थी, जिससे वो चौंक गया। रुको, क्या तुम वही शापित व्यवस्था नहीं हो जिसके कारण मैं गिर गया? अमेजबान, मुझ पर आरोप लगाना बंद करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पिछली खोज प्रलोभन का विरोध करने के लिए मेजबान की इच्छा शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण था। अमेजबान अपने अत्यधिक दुर्भाग्य के कारण गिर गया। अमन कुछ क्षण तक संदेह भरी नजरों से स्क्रीन को देखता रहा। सभी लोगों में से आपने मुझे ही अपनी दिव्य उपस्थिति से क्यों सम्मानित किया? अमन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। यह आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों और कर्मों के कारण है। सांसारिक कानून इस अनुग्रह से पुरस्कृत होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको परीक्षण पास करना होगा जो आपने पिछली खोज को अस्वीकार करके किया था। क्या कहते हो? अमन ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि उसने कौन सा अच्छा काम किया है। सांसारिक नियम कर्म क्या? इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर भी मौजूद है। ये ईश्वर उन विश्व नियमों का एक अमूर्त रूप है जो सभी संवेदनशील प्राणियों पर शासन करते हैं। अलग अलग प्राणी इसे विभिन्न तरीकों से समझते हैं, लेकिन अंत में ये सब एक ही है। तो बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? इस प्रणाली का कार्य मेजबान को शिखर तक पहुंचने में सहायता करना है। एक बार जब आप जाग जाएंगे तो आप अपने आंकड़े और कौशल देख पाएंगे, जिससे आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने में मदद मिलेगी। इस सब बकवास के बारे में संदेह होने के बावजूद अमन ने सोचा कि इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है, और चूंकि वो व्यक्ति पहले ही एक खोज को अस्वीकार कर चुका था और लगभग मौत का सामना कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि यदि उसे ये कार्य बहुत कष्टकारी लगे और वो मृत्यु की कामना कर रहा हो तो वो उसे स्वीकार कर सकता है। आहा, जैसा कि मैंने सोचा था, जबकि मैं अभी भी इस पुरानी गंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, एक और गंदगी पहले ही मेरी गर्दन में लिपट गई है। भाग्य को नकारते हुए अमन ने पूछा, तो अब क्या? हाउस को पैकेज उपहार दिया गया है। कृपया पैकेज खोलें और फिर अपनी स्थिति स्क्रीन देखें। ये एक उपहार, बेशक मैं इसे खोलूंगा। डिंग, अत्यंत बोध कौशल प्राप्त किया। 10 किलो स्पिरिट वाइटलाइजिंग चाय प्राप्त हुई। कौशल प्राप्त हुआ अंतर्दृष्टि। क्या कहते हो? एडिप के रूप में $1000 का अतिरिक्त इनाम दिया जाता है। अमेजबान पृष्ठभूमि पर एक नजर। बहुत खूब। पुरस्कार देखकर अमन की आंखें चमक उठी, लेकिन टीआईपी शब्द देखकर उसे कोसने का मन हुआ। $1000 शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन उसके लिए इसका बहुत महत्व था। उनके देश में रुपया चलता था और $1 की कीमत 80 रुपए थी। दिन रात अंशकालिक काम करने के बाद उन्होंने 1,60,000 रुपए बचाए थे, जो $2000 के बराबर थे। ये कोई बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन कुछ ना होने से तो ये बेहतर ही है। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए अमन ने एक्सट्रीम कॉम्प्रिहेंशन पर क्लिक किया। अत्यधिक समझ मेजबान की समझने, बोध और याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। नोट चोट चरम संपीड़न को प्रभावी बनाने के लिए सिस्टम होस्ट की चेतना को रिबूट करेगा। सिस्टम, इसका क्या मतलब है? अमन पूछे बिना नहीं रह सका। होस्ट, ये आत्मसम्मोहन की तरह है। मानव मस्तिष्क कई चमत्कार करने में सक्षम है। जब भी आप सोते हैं तो बस अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को रिकॉर्ड करके और फिर सोते समय उन्हें सुनकर आप अवचेतन रूप से आते अपना लेंगे और खुद को बदल लेंगे। इस प्रक्रिया को यथासंभव स्वाभाविक बनाने तथा दीर्घकालिक लाभ देने के लिए सिस्टम आपके अवचेतन मन में कुछ शब्द भरकर उसे पुनः सक्रिय कर देगा, जिससे आपकी संपूर्ण क्षमता का दोहन हो जाएगा। अमन को इसकी जानकारी थी, क्योंकि उसने इस तरह की घटना के बारे में कई बार सुना था और स्वयं भी इसका प्रयोग किया था। हर रात सोने से पहले वो अपने आप से कहता है कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए काफी मजबूत है, लेकिन केवल भगवान ही जानता है कि क्या उसकी ये कोशिश वास्तव में कामयाब हुई है। इसके बाद अमन अगले आइटम पर चले गए। स्पिरिट वाइटलाइजिंग चाय पुनर्जीवित करती है और व्यक्ति को जीवन शक्ति से भर देती है, बीमारियों को ठीक करती है और त्वचा को कोमल बनाती है। क्या ते हो? महान। संतुष्ट होकर अमन ने अगले बटन पर क्लिक कर दिया। क्या आप अब मेजबान के जीवन में झांकना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज मेरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने हाँ पर क्लिक कर दिया। सूश, अंधेरा दूर हो गया और उपशीर्षकों के साथ फिल्म चलने लगी। 20 साल पहले ई-रिजम के बाद भारी हंगामे का फायदा आकर मेजबान की जगह दूसरा लड़का रख दिया गया। जिसने ये किया उसने मेजबान को ले लिया और अनाथालय में छोड़ दिया। इसके पीछे अपराधी कोई और नहीं, बल्कि वही है जिसने तुम्हें गोद लिया है।
क्या अमन, जो हमेशा ये सोचता था कि कोई भी चीज उसे चौंका नहीं सकती, को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया उलट गई हो। इस रहस्योद्घाटन से उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि अगर वे वास्तविक दुनिया में होते तो वे भी बेहोश हो जाते। क्यों नहीं, पहले मुझे बताओ कि मेरे असली माता पिता कौन हैं। वो उन सस्ते दामों की अपेक्षा अपने असली माता पिता के बारे में अधिक उत्सुक था। माफ करना मेजबान, ये कुछ ऐसा है जो आपको खुद ही पता लगाना होगा, लेकिन मैं आपको एक संकेत दे सकता हूं। आपका परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक है। आपको ले जाने वाले लोग शुरू में आपको मारना चाहते थे, लेकिन आखिरी समय में उनकी योजना बदल गई। ये सुनकर अमन ने दांत पीस लिए। वो खुश होने के बजाय निराश महसूस कर रहा था। धनी माता पिता का अर्थ है कि उनका उच्च स्तर है, और ऐसे लोगों के लिए वो एक निम्न स्तर का ग्रामीण व्यक्ति था जिससे उन्हें घृणा होती थी। यदि उसके माता पिता साधारण होते तो भले ही उन्हें ढूंढना मुश्किल होता, पर एक बार मिल जाने पर वे उसे पूरे दिल से प्यार करते। पर अब मुझे फीकी उम्मीदें पालने के बजाय इसे अपने दिल में दफन कर लेना चाहिए। दुखी मेजबान मत बनो, क्या कहते हो? मैं इस लंबी और अकेली यात्रा में तुम्हारा साथ देने के लिए हूं। अब भाड़ में जाए तुम्हारा सिस्टम। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जीवन भर अकेला रहने का श्राप नहीं दे रहे हो? अमेजबान, आपकी बकवास किस्मत को देखते हुए मैं अभी के लिए सबसे अच्छा संभावित परिदृश्य बता रहा हूं। यह सुनकर अमन के मुंह से खून निकलने लगा। हे भगवान, ये तो बहुत ही जटिल मामला है, अमन ने सोचा। सिस्टम एकीकरण पूरा होने के बाद उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसे अपने पिछले जीवन की यादों के टुकड़े के साथ साथ इस दुनिया की कुछ सूक्ष्म झलक भी विरासत में मिली थी। अपने पिछले जन्म में वो 16 साल की उम्र में ही एक युद्ध के दौरान मर गया था, जब उसके स्कूल पर विरोधी देश के सैन्य शिविर ने हमला कर दिया था। वो बच्चों के एक समूह को गोलियों से बचाने और उन्हें भागने में मदद करने की कोशिश करते हुए मर गया, लेकिन यही एकमात्र बात थी जो उसे याद थी। अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं से कोई खलनायक सिस्टम लेकर ना आ जाए और मेरे साथ खिलवाड़ करना शुरू ना कर दे, उसने सोचा। उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे, लेकिन अब जब उसके पास अपना सिस्टम था तो वो चिंतित था। होस्ट, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम सिर्फ आपके पास ही होगा। है अमन तब तक उलझन में था जब तक उसने सिस्टम की आवाज फिर से नहीं सुनी। अब प्रत्येक दुनिया में केवल एक ही सिस्टम हो सकता है ताकि संतुलन बना रहे। दूसरे, आप 89वें होस्ट हैं, इसका क्या मतलब है? अमन ने पूछा। पिछले सभी होस्ट टेस्ट में मिली हार के कारण मर चुके हैं। वे अपने लालच पर काबू नहीं पा सके। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी समझदारी बनाए रखने में कामयाब रहे। ये सुनकर अमन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। ये थोड़ा भयानक लगता है ना? सिस्टम, मेरे आंकड़े दिखाओ। होस्ट अमन, आंकड़े? ताकत 4 ठीक हो रहा है, निपुणता 16, जीवन शक्ति 2 ठीक हो रहा है, इच्छा शक्ति 29, खुफिया 13, आकर्षण 18, करिश्मा 4, भाग्य 3, कौशल अत्यधिक समझ मैक्स, अंतर्दृष्टि शुरुआती प्रोग्रामर 39 डिवाइडेड बाय 100 शुरुआती, कुक 94 डिवाइडेड बाय 100 शुरुआती, पियानो वादक प्रदर्शित करने के लिए बहुत कम। सिस्टम को टैब में इसे दिखाने में भी शर्म आती है। नोट सामान्य या औसत विशेषता मान 10 है। यह प्रणाली काफी अपमानजनक है, अमन ने कोसा। अमन को अपने नकली माता पिता की वजह से बार बार नौकरी बदलनी पड़ती थी, क्योंकि वे पैसे मांगने के लिए उसकी नौकरी में आ जाते थे। इन दिनों वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम कर रहा था और इस तरह खाना बनाते हुए देखता था और रसोइयों को स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हुए देखकर सीखने की कोशिश करता था। रेस्तरां में एक पियानो भी था और उससे इतना प्रभावित होकर अमन उस जगह की सफाई के लिए अतिरिक्त समय काम करते हुए कभी पियानो बजाने की कोशिश, क्या कहते हो, करता था। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी प्रोग्रामिंग अभी भी प्रारंभिक स्तर पर है। अपनी पढ़ाई में देर होने के कारण अमन ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि उनके सभी प्रयासों के बावजूद उनकी कमजोर नींव के कारण उनका ग्रेड हमेशा खराब रहा। जब अन्य लोग कंप्यूटर में रैम और रोम के बारे में सीख रहे थे, तब वो अभी वर्णमाला सीखना शुरू ही कर रहे थे। चोट लगने के कारण मेरी जीवन शक्ति काफी कम हो गई है और ताकत के बारे में मुझे पता है, लेकिन मेरा आकर्षण बहुत अधिक है। इसलिए अमन जानता था कि वो सुंदर है, लेकिन चूंकि कोई भी लड़की उसकी ओर दोबारा नहीं देखती थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो भ्रम में है। होस्ट, ऐसा इसलिए है क्योंकि आखिरकार आप एक बेकार आदमी हैं। न तो आप पढ़ाई में अच्छे हैं और न ही पैसे कमाने में। आपका व्यक्तित्व भी काफी निराशाजनक है, जिससे आप किसी भूत प्रेत की तरह दिखते हैं। तो कौन आपके पास आएगा? क्या तुम्हें यह बात मेरे मुंह पर कहनी थी? अमन ने आ भरी। जैसे ही वो बोलने वाला था, उसने कदमों की आवाज सुनी और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली तथा बेहोश होने का नाटक करने लगा। एक अस्त व्यस्त दाढ़ी वाला आदमी और बिखरे बालों वाली एक महिला कमरे में दाखिल हुए और जब उन्होंने अमन को देखा तो उनकी आंखें ठंडी हो गईं। अरे, वो जाग नहीं रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वो नहीं जागता तो मैं महिला सेलिब्रिटी से कैसे लड़ सकता हूँ और प्रतिपूर्ति कैसे दे सकता हूँ? आदमी ने कहा। अमिगोल, हमें क्या करना चाहिए? महिला ने घबराहट के साथ पूछा। है ना, मुझे इन आरोप लगाने वाली निगाहों से देखना बंद करो।
ये तुम ही हो जिसने मुझे उस सेलिब्रिटी को भड़काने और पैसे मांगने के लिए कहा था जब मैंने तुम्हें इस मामले के बारे में सूचित करने के लिए फोन किया था, और फिर तुमने उसके साथ शारीरिक रूप से लड़ाई की जिससे हम दोनों इस झमेले में फंस गए। मिगोल ने हेना पर चिल्लाते हुए कहा। क्या अब तुम मुझे दोष दे रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम लालची नहीं थी। तुमने उस समय मेरे सुझाव को स्वीकार करने के बजाय उसे अस्वीकार क्यों नहीं किया? और जाहिर है मैं हमारे भविष्य के बारे में सोच रही थी, हेना ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखें पोंछते समय आंसू आ गए। ठीक है, रो मत, मैं गलत था। मिगोल ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। उसे स्पष्ट रूप से डर था कि उसकी पत्नी गुस्से में क्या कर सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे? उस लड़की सूरी के बहुत सारे प्रशंसक हैं और वो काफी अमीर है। उसने एक शक्तिशाली वकील को काम पर रखा है। भले ही हम अब माफी मांग लें, लेकिन शो हमें नहीं छोड़ेगा, मिगोल ने परेशान होकर कहा। इस बीच अमन, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, गहरी भौहें सिकोड़ने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि देर सवेर वो भी उनकी योजनाओं की आग में झुलसने वाला था। दोनों ही टेढ़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने लोहे की प्लेट पर लात मारी। जब दोनों परेशान थे, हेना की नजर अमन पर पड़ी और जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उनकी आंखें चमक उठी। मेरे पास एक विचार है। ये क्या है? मिगोल ने उत्साहित होकर पूछा। हेंदराव हेन्ना मिगोल को एक कोने में खींच लिया और सावधानी से चारों ओर देखने के बाद फुसफुसाने लगी। क्यों? हम अमन को क्यों नहीं मार देते? क्या? मिगोल ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम पागल हो? चुप रहो। हेन्ना ने फुसफुसाते हुए मिगोल के होठों को ढक दिया, जो उसके अजीब विचारों को सुनकर हैरान रह गया। सुनो हिना, तुम हद पार कर रही हो। क्या कहते हो? क्या तुम भूल गई कि वो कौन है और अगर वे मुझे ढूंढने आएंगे तो क्या होगा? मिगोल, पहले मेरी बात सुनो। हेन्ना ने मिगोल को मनाने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि कई साल हो गए हैं और उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसे खोजने नहीं आया है। क्या कहते हो? इसका मतलब है कि या तो उन्हें सच्चाई का पता नहीं था या फिर वो उसे खोजने में असमर्थ थे। अकवास बंद करो। और तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि हमारी उससे कोई गहरी दुश्मनी है। आपदा की स्थिति में वो हमारा जीवन रक्षक कार्ड है, मिगोल ने जल्दी से जवाब दिया। हिना ने गहरी सांस ली और अपना पसीना पोंछा। उसे मारने से न केवल आपदा टल सकती है, बल्कि हमें धन कमाने में भी मदद मिलेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और भ्रमित मिगोल को अपनी योजना समझाना शुरू किया। अदो डॉक्टरों के अनुसार अमन आत्महत्या करने जा रहा था, है ना? और आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करने जा रहा था? क्या ये भीड़ द्वारा पीटे जाने के अपमान के कारण नहीं था? अगर वो मर जाता है तो हम उस बदमाश सूरी और भीड़ पर हमारे मन को आघात पहुंचाने का दौड़ सकते हैं और उनसे उसकी मौत के लिए मुआवजा मांग सकते हैं। जरा इस बारे में सोचिए। हम जानमाल के नुकसान के लिए 10 मिलियन से अधिक, शायद 100 मिलियन भी मांग सकते हैं और उसके पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये बहुत अनैतिक है, मिगोल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। इसमें अनैतिक क्या है? हमने उसे नहीं मारा, वो फर्श से कूदकर मर गया। इस अवस्था में उसे मारना बहुत आसान है। हमें जहर की भी जरूरत नहीं है, बस उसे ऑक्सीजन से वंचित कर दें और वो मर जाएगा। और अगर उसका परिवार उसे ढूंढता है तो हम उस सेलिब्रिटी पर दोष मढ़ सकते हैं, हेना ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, जिसने मिगोल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मिगोल का दिल वाकई बहुत दुखी था। हालांकि वो उनका जैविक बेटा नहीं था, लेकिन कम से कम वो 1 दशक से ज्यादा समय तक उनके साथ रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दिल में इस बारे में कुछ झिझक थी। हालांकि आगे धन संपत्ति के विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। लेकिन हम ये कब करने जा रहे हैं? मिगोल ने आश्वस्त होकर पूछा। चलो अदालत के नोटिस का इंतजार करते हैं। अगर हम सुनवाई के दौरान ऐसा करते हैं तो मीडिया में मामला तूल पकड़ लेगा और हो सकता है कि ये हमारे पक्ष में हो जाए। हेना मुस्कुराई, फिर पास आकर शरारती मुस्कान के साथ अमन के चेहरे को सहलाया। अब मेरे बच्चे, तुम केवल हमारी दया के कारण जीवित हो, क्या कहते हो? तो क्या तुम्हें हमें जीवित रखने के लिए उसका बदला नहीं देना चाहिए? ये शक्ति शारीरिक शक्ति और बल लगाने की क्षमता का एक माप। ये किसी व्यक्ति की उन कार्यों को करने की क्षमता को प्रभावित करता है जिनमें शारीरिक बल या सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। निपुणता, तेजी से और सुंदर तरीके से चलने की क्षमता, इसमें संतुलन, समन्वय और सजगता शामिल है, जो विभिन्न गतिविधियों में व्यक्ति की गति और निपुणता को प्रभावित करती है। जीवन शक्ति, मजबूत और सक्रिय होने की स्थिति, शारीरिक या मानसिक ऊर्जा, ये किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य, सहन शक्ति और बीमारी या चोट के प्रति लचीलेपन को दर्शाता है। इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण की शक्ति, ये प्रलोभन का विरोध करने, क्या कहते हो, बाधाओं को दूर करने और चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ रहने की व्यक्ति की क्षमता निर्धारित करती है। आकर्षण, आकर्षित करने की क्षमता, ये किसी व्यक्ति के शारीरिक आकर्षण को भी संदर्भित करता है, जिसमें चेहरे की विशेषताएं, शारीरिक बनावट और समग्र रूप शामिल है। ये व्यक्तिपरक है और सांस्कृतिक मानदंडों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है। समरूपता, चेहरे की संरचना, सौंदर्य और आचरण जैसी विशेषताएं इसमें भूमिका निभाती हैं। करिश्मा, ये व्यक्ति के सामाजिक संपर्क, प्रेरक क्षमता और पसंदगी को प्रभावित करता है।
बुद्धि सीखने, तर्क करने, समझने और ज्ञान को लागू करने की क्षमता। यह समस्या समाधान क्षमताओं, आलोचनात्मक सोच कौशल और समग्र मानसिक तीक्ष्णता को प्रभावित करती है। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आधी रात को जब अधिकांश लोग सो रहे थे, अमन ने अपनी आंखें खोली। वो जल्द से जल्द भाग जाना चाहता, क्योंकि कौन जानता था कि उसके नकली माता पिता कब कहीं चले जाएं। हालांकि उसके न चल पाने की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुर्गे की तरह है जिसे काटा जाना है। उठते हुए उन्होंने सबसे पहले गर्दन पर बंदे ब्रेस को खोला और उस क्षेत्र को स्कैन किया। सांस लेने और बीप की आवाज के अलावा, क्या कहते हो, उसने किसी को गश्त करते हुए नहीं देखा। अभी 12:30 बज चुके हैं। नई शिफ्ट 1 बजे शुरू होगी। मुझे यहां से जल्दी निकलना है। कार्रवाई करने का संकल्प लेते हुए अमन ने सावधानी पूर्वक अपनी नसों से सुइयों को बाहर निकाला और उन्हें एक तरफ रख दिया, तकियों को रख दिया और उन्हें चादरों से ढक दिया ताकि ऐसा लगे कि वो अभी भी बिस्तर पर है। इधर उधर देखने पर उसे एक मेज मिली जहां उसका स्मार्टफोन और बटुआ रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने बटुआ पकड़ा उसकी भौहें तंग गई और वो उदास हो गया। ये कमीने, अमन ने झुंझलाहट में दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि उसे लगभग खाली जगह दिख रही थी। अंदर पहले 100-100 रुपए के नोट थे, लेकिन अब उनके पहचान पत्र और एक 100 रुपए के नोट को छोड़कर वो पूरी तरह खाली था। उसे वापस रखने से पहले उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कपड़ों की तलाश की। दुख की बात यह थी कि छोटी सी मेज पर रखे मास्क के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। उसने मुट्ठी भर लिया और बाहर चला गया। जब वो गलियारे से गुजरा तो उसने सीसीटीवी कैमरे को इधर उधर घूमते देखा। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपराधी हूं। वैसे भी उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा मैं लापता हूं। फिर भी वो अपने बेचैन दिल को शांत नहीं कर सका। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जेल से भाग रहा हो। 15 मिनट चलने के बाद अमन किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला कई लोगों की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। यद्यपि आधी रात हो चुकी थी, फिर भी अस्पताल के सामने का रास्ता काफी चहल पहल से भरा हुआ था। लोग हाथ में चाय का कप लिए इधर उधर घूम रहे थे। उसके सिर के साथ साथ शरीर का अधिकांश हिस्सा पट्टियों में बंधा हुआ था और उसने अस्पताल का लंबा गाउन पहना हुआ था। एक मरीज जिसे अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा होना चाहिए था, उसे अचानक घूमते हुए देखकर हलचल मच गई। अरे भाई, ऐसी हालत में क्यों घूम रहे हो? अरे क्या तुम अपना काम नहीं कर सकते? अमन का शरीर झटके से कांप उठा। उसने दांत पीस लिए और मुस्कुरा कर पीछे मुड़ गया। मैं कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मुझे थोड़ा चलने की सलाह दी गई थी। मुझे अभी अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए बाहर आया। ओ, अज्ञात व्यक्ति ने सिर हिलाया और कुछ प्रश्न पूछने ही वाला था कि तभी उसने पाया कि अमन पहले ही जा चुका है। हांफते हांफते अमन किसी तरह अस्पताल से बाहर निकला और बस स्टॉप तक पहुंचा, जो करीब 1 किलोमीटर दूर था। बिना समय बर्बाद किए वो बीबीएसआर शहर की ओर जाने वाली आधी रात की बस में सवार हो गया। उसने सबसे सस्ती बस पकड़ी, जिसका किराया 0.89 रुपए प्रति किलोमीटर था और 139 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 124 रुपए था। सौभाग्य से उसका फोन अभी भी काम कर रहा था और वो ऑनलाइन भुगतान कर सकता था, अन्यथा वो वास्तव में मुश्किल स्थिति में पड़ सकता था। शहर के उपनगर की चमक दू होती देख अमन ने अंततः राहत की सांस ली। आखिरकार मैं इस गंदगी से बाहर निकल सकता हूँ। 22 नवंबर 2022 नॉक्स में अमन एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, जिसमें एक बेडरूम, एक रसोई और एक बाथरूम था और इसका किराया 4000 रुपए प्रति माह था। चूंकि उन्हें देर रात तक बाहर काम करना पड़ता था, इसलिए वे विश्वविद्यालय के छात्रावास में नहीं रुक सकते थे। 1 महीना हो गया था जब मैंने इतनी ताजगी महसूस की थी। अमन को हमेशा अपने माता पिता मौजूदगी में घुटन और दमन का एहसास होता था। एकमात्र कारण जिसके चलते उसने कभी प्रतिरोध नहीं किया वो ये था कि आखिरकार वे उसके माता पिता ही थे। हालांकि उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन एक तरह से उन्होंने उसे पढ़ने और जीवित रहने का मौका दिया था। अन्यथा कौन जानता था कि वो अब किस गर्त में लुढ़क रहा होता। उसका कमरा साफ सुथरा था, धूल का एक कण भी नहीं था। वहां कोई टीवी या रेफ्रिजरेटर नहीं था। अपने स्मार्टफोन को छोड़कर उसके पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर पैसे बर्बाद करने का समय नहीं था। उसने अपना बैंक खाता चेक किया, जिसमें 4,32,789 रुपए थे। उसने कभी भी खुद को इस तरह की लापरवाही नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसे पता था कि जब वो अपने दत्तक माता पिता से मुक्त होगा तो वे हमेशा मुआवजा मांगेंगे। लेकिन अब उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कमरे के एक कोने में रखी मेज के पास जाकर उसने एक दराज निकाली, जिसमें हवाबंद आवरण में बंद बालों की कुछ लटें थीं। क्या कहते हो, एक बार मुझे डीएनए के नतीजे मिल जाएं तो तुम्हारा दुस्वप्न शुरू हो जाएगा। मैं एक अच्छा वकील रखूंगा, जिससे अगर तुम मुआवजा मांगोगी तो मेरा पैसा भी बच जाएगा। उनके पास उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के कई वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद थे। अगर वो अपनी शर्ट के बटन खोल दे तो उसके शरीर पर दुर्व्यवहार के निशान भी देखे जा सकते हैं। सिस्टम ने कहा कि उसकी उपचार शक्ति से वे निशान मिट जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। जबकि अन्य लोग उन निशानों को मिटाना चाहते थे, वो चाहता था कि वे निशान बने रहें ताकि उसे उसकी पीड़ा की याद आती रहे।
वे उसकी भावी पत्नी के लिए भी एक परीक्षा का काम करेंगे। यदि वो उन्हें स्वीकार कर लेगी तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके साथ रानी जैसा व्यवहार किया जाएगा। अमन के कई बार भागने के बावजूद असफल होने का कारण उसका फर्जी डीएनए प्रमाण पत्र था, जो उसे उनका बेटा साबित करता था, जिसके कारण पुलिस हमेशा उन लोगों की मुखबिरी के बाद उसे ढूंढ लेती थी। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए अमन ने सिस्टम को कॉल किया। सिस्टम, मुझे याद है कि एक मिशन था जिसे मुझे पूरा करना था। मुख्य मिशन है, एक नॉक्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्नातक। पुरस्कार आपके ग्रेड पर निर्भर करेगा। दो, किसी कंपनी में शामिल न हो। आपके ग्रेड पहले से ही इतने खराब हैं कि कोई कंपनी आपको नौकरी पर नहीं रखेगी। इसके बजाय एक लाभदायक व्यवसाय बनाएं और अपनी खुद की कंपनी स्थापित करें। 3, अपने माता पिता की छाया से मुक्त हो जाओ और अपनी अंतिम स्वतंत्रता प्राप्त करो। यदि संभव हो तो सिस्टम ईमानदारी से एक चेहरा थप्पड़ प्रणाली की कामना करता है। 4, सूरी बैरेट के खिलाफ मुकदमा जीतें या खुद को निर्दोष साबित करें। 5, अपनी नेटवर्थ को 10 मिलियन तक बढ़ाएं। $10 मिलियन, रुपए नहीं। ये पुरस्कार, असाइड क्वेस्ट, इनाम 500 क्यूपी, इनाम 10,000 क्यूपी इनोट केवल वैध तरीकों से अर्जित धन ही गिना जाएगा। अवैध या संदिग्ध चीजों पर खर्च किया गया धन नहीं गिना जाएगा। दौड़ 1 किमी, पुल अप्स 50, पुशअप्स 50, स्क्वाट्स 50, प्लैंक 1 मिनट, क्रंचेस 20, इनाम 5 क्यूपी, शेष समय 11:39:23। जैसे ही अमन की नजर आखिरी हिस्से पर पड़ी, वो आश्चर्य से चीख पड़ा, क्या बकवास है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही? सिस्टम से ऐसा जवाब आया कि उसे लगभग खून की खांसी आने लगी। आप बहुत व्यस्त थे। टपक टपक टपक। अमन के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थी, क्योंकि वो प्रत्येक पुशअप के साथ ऊपर नीचे झुक रहा था। हालांकि वो स्वाभाविक रूप से एथलेटिक था और व्यायाम करने का आदी था, लेकिन चोटों से उबरने के कारण उसके लिए व्यायाम जारी रखना मुश्किल था। फिर भी वो डटा रहा। आखिरकार उसे दर्द सहने की आदत थी। यह क्यूपी क्या है? अमन ने 1 घंटे तक व्यायाम करने के बाद तुरंत पूछा। सौभाग्य से उसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी थी। हालांकि उसमें ताकत की कमी थी, लेकिन उसकी सहन शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। 2 किमी की दौड़ को छोड़कर उन्होंने बाकी दौड़ पूरी कर ली थी और अब पुशअप समाप्त कर रहे थे। क्यूपी या क्वेस्ट पॉइंट का उपयोग सिस्टम के स्टोर से चीजें खरीदने के लिए किया जाता है। अब आपके पास क्या है? अमन ने काफी उत्साहित होकर पूछा। आपके द्वारा 1000 क्यूपी जमा कर लेने पर स्टोर खुल जाएगा। क्या बात है? तो फिर मुझे मिशन के बारे में बताओ। मिशन होस्ट के विकास के साथ साथ सिस्टम के कार्यों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मिशन पूरा करने से अधिक पुरस्कार और क्यूपी तक पहुंच प्राप्त होगी। यदि मैं मिशन में असफल हो गया तो मुझे क्या दंड मिलेगा? क्यूपी के नुकसान के अलावा कोई गंभीर दंड नहीं होगा। हालांकि आप उपहार पाने का मौका खो देंगे, जो आपके विकास के लिए काफी जरूरी साबित हो सकता है। अमन ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब तक मिशन उसके लक्ष्यों के अनुरूप थे, तब तक उन्हें उनमें भाग लेने में कोई समस्या नहीं थी, जब तक कि वे उसे बाधा न पहुंचाएं। अपना वर्कआउट समाप्त करने के बाद अमन ने स्वयं को साफ करने के लिए स्नान किया तथा ध्यानपूर्वक उन स्थानों से परहेज किया जहां पट्टियां बंधी हुई थी, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही थी। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य उनकी ठीक होने की दर पर हुआ। जिस चीज को ठीक होने में 1 महीना और सामान्य होने में 1 और महीना लगना चाहिए था, वो सिर्फ 14 दिनों में हो गई। कल व्यायाम के बाद उसे चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन लंबे आराम के बाद वो लगभग तरोताजा महसूस कर रहा था। पहले तो वो व्यायाम करने से डर रहा था, ये सोचकर कि उसकी पहले से ही टूटी हुई हड्डी टूट सकती है, लेकिन शुक्र है कि मामूली दर्द के अलावा कुछ भी भयानक नहीं हुआ। स्वयं का निरीक्षण करने के बाद अमन को यकीन हो गया कि उसका शरीर लगभग ठीक हो चुका है। केवल उसके सिर पर घाव रह गए हैं, जो कि यदि प्रणाली के उपचारात्मक सुधार के कारण ठीक नहीं हो पाते तो निशान छोड़ जाते। जहां तक उसके शरीर पर मौजूद निशानों की बात है, तो वे धुंधले पड़ गए थे और जल्द ही गायब हो सकते थे, लेकिन अमन ने पहले ही सिस्टम से इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा था। जब तक उसका चेहरा अच्छा दिखता था, तब तक वो ठीक था। वो इतना सुंदर था कि उसे एक मॉडलिंग एजेंसी से प्रस्ताव मिला था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और अपने नकली माता पिता के डर से सभी निशान मिटा दिए, क्योंकि अगर कहीं उसे देखा तो उन्हें पता चल जाएगा। यह प्रणाली तेजी से स्थायी उपचार प्रदान करती है। अने ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक आपातकालीन उपाय था और आपके पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपका स्वास्थ्य 73.9932022 तक ठीक हो गया है। जब आपका शरीर 90% तक ठीक हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। मैं समझ गया, इसलिए इसे छोड़ दो। सही संख्या सुनने के बाद अमन को चक्कर आने की समस्या से निजात मिली। हालांकि ये एक ऐसा कौशल है जिसे मेजबान भविष्य में अपनी किस्मत और स्थिति के आधार पर हासिल कर सकता है। इस संभावना के बारे में सुनकर अमन ने खुद से कहा, मुझे ये कौशल हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। रेस्तरां में शाम की सेवा शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। अमन उस रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करता था और अपने गृहनगर की यात्रा के लिए उसने 5 दिन की छुट्टी ली थी।
लेकिन मुझे आशा है कि वो नौकरी अभी भी मेरे पास रहेगी। अमन एक साधारण सफेद टी शर्ट और काली पतलून पहने हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और जल्दी जल्दी काम पर जाने लगा। ब्लू लेगून फैमिली रेस्टोरेंट, BBSR यूनिवर्सिटी के पास पार्क स्ट्रीट पर स्थित ब्लू लेगून फैमिली रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल और स्थानीय व्यंजनों का मिश्रण उपलब्ध था। रेस्टोरेंट के बीच में 3 लाख रुपए की कीमत का एक भव्य ध्वनिक पियानो रखा हुआ था, जिसे अक्सर मेहमानों के मनोरंजन के लिए या पार्टियों के दौरान बजाया जाता था, जहां लोग संगीत का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। जिंगल। 27 मिनट की यात्रा के बाद अमन रेस्तरां में दाखिल हुआ, स्टाफ क्षेत्र में गया और वेटर की वर्दी पहनने लगा। उसने स्वयं को ढकने के लिए मास्क का उपयोग किया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता था? जो ग्राहक पहले से ही वहां मौजूद थे, वे अमन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो कुछ दिनों पहले ही वायरल हुआ था। उसकी उपस्थिति ने उनकी जिज्ञासा को जगा दिया। अमन, क्या कहते हो? क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गए? आखिर तुम्हें क्या हो गया? सूरी के साथ वो कांड क्या था? स्कैंडल से तुम्हारा क्या मतलब है? अमन ने अपने सहकर्मी की जिज्ञासा देखकर आंखें घुमाई। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे, लेकिन अमन उनके छिपे हुए इरादे समझ सकता था। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर कल उनकी बातचीत सुर्खियों में आ जाए। हालांकि वे चिंतित लग रहे थे। क्या कहते हो? वे उसके अंदर के गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। यदि वो अहंकार से भरा हुआ एक मूर्ख व्यक्ति होता, तो वो पहले ही गाली गलौज शुरू कर चुका होता, जिसे रिकॉर्ड करके प्रेस को मोटी रकम में बेचा जा सकता था। दोस्तों, अब मैं ठीक हूं। ये घटना एक दुर्घटना थी और ये मेरे माता पिता की गलती थी। ये वास्तव में हमारी ओर से एक गलती थी। अमन ने अपनी चिरस्थायी सौम्य मुस्कान से उन्हें आश्वस्त किया, जिससे कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता का भाव उतर गया। अरे, ऐसा मत कहो। अगर गलती तुम्हारे माता पिता की है, तो वे किसी से लड़कर बेवकूफी नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि यह दूसरे पक्ष की गलती है। हाँ, देखो तुम कितने घायल हो। तुम्हारे सिर पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई हैं। अमन पर सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियों की बौछार की गई, जो बिना उत्तर दिए केवल मुस्कुराता रहा, जिससे तरबूज खाने वाले की उम्मीदें डूब गई, जो गपशप करने के लिए कुछ दिलचस्प बात चाहता था। चिल्लाना बंद करो। ये एक रेस्तरां है, कोई चिड़ियाघर नहीं। मैनेजर ने चिल्लाते हुए सभी को चुप करा दिया। जैसे ही उसने कमरे में चारों ओर देखा, उसकी नजर अमन पर पड़ी। अमन, फ्रेड तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुला रहा है, जाओ और उससे मिलो। यह सुनकर अमन को एक क्षण के लिए भयंकर ठंडक महसूस हुई। अपने धड़कते दिल को थामे हुए अमन भीतरी कक्ष में गया, जहां रेस्तरां का मालिक और मुख्य शेफ फ्रेड बैठा सिगार पी रहा था। तो अमन, तुम यहाँ हो? फ्रेड ने मुस्कुराते हुए अपना सिगार नीचे रखा और उसे एक प्लेट पर रख दिया। मैं समाचारों में यह सब देखकर सचमुच चिंतित हो गया था। जब वो गुस्साई भीड़ आप पर टूट पड़ी, तो मैं एक पल के लिए सचमुच डर गया था। अब वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अमन ने अपना सिर हिलाया। अमन के सज्जनतापूर्ण व्यवहार को देखकर फ्रेड ने आ भरी, और आगे जो कुछ वो कहने जा रहा था उसके लिए उसे ग्लानि महसूस हुई। गहरी सांस लेते हुए वो धीरे धीरे और कोमलता से बोला, लेकिन अमन के कानों में उसकी बात गड़गड़ाहट जैसी लगी। अमन, मैं अपनी बात पर अड़ा नहीं रहूंगा। अभी हालात जिस तरह के हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ काम करते रहने की इजाजत दे सकता हूँ। दुख की बात है कि हम दोनों की भलाई के लिए आप अब यहाँ काम नहीं कर सकते। चैप्टर 6। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। गुस्से से भड़कने के बजाय उसने एक पल के लिए खुद को शांत करने का फैसला किया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। एक विचार के साथ उसने अपनी अंतर्दृष्टि कौशल को सक्रिय कर दिया। नाम फ्रेशल इंटरमीडिएट कुकिंग अतेरा डिवाइडेड बाय 200, शुरुआती बिजनेस मैनेजमेंट 79 डिवाइडेड बाय 100, इंप्रेशन 61। अमन ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद ली और पाया कि स्क्रीन उसकी अपेक्षा से कुछ अलग थी। सिस्टम, ये क्या है? अंतर्दृष्टि कौशल अभी भी निम्न स्तर पर है, इसलिए आप दूसरे पक्ष के विस्तृत आंकड़े नहीं देख सकते। एक छाप यह दर्शाती है कि वो आपके लिए कितना पसंद करता है। ये पसंद करने से तुम्हारा क्या मतलब है? अमन ने मन ही मन पूछा। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई थी। एक क्षण के लिए उसका शरीर कांप उठा। अमेजबान, आराम करो। इंप्रेशन एक वयस्क का अपने कनिष्ठों के प्रति स्नेह दर्शाता है। स्नेह पसंद या प्रेम को दर्शाता है और वफादारी समर्पण को दर्शाती है। आपके प्रति किसी व्यक्ति की भावना इंप्रेशन टैब में संख्यात्मक रूप से दिखाई देगी। यहाँ पैमाना है। आए किसी महिला के मामले में 0 से ऊपर का इंप्रेशन अनुकूलता का संकेत देता है। 20 का स्कोर पसंद करने योग्य, 40 से ऊपर का मतलब प्रशंसा और 60 से ऊपर का मतलब है कि वो आपसे प्यार करती है। 80 से ऊपर का मतलब है कि वो पागल प्यार में है, और 100 पौराणिक फिट को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। ये पुरुषों के मामले में भी 40 तक यही स्थिति है। 60 से ऊपर का मतलब है वफादारी और बहुत अच्छी दोस्ती। 80 से ऊपर का मतलब है वे आपको धोखा नहीं देंगे जब तक कि कोई उन्हें मजबूर न करे, और 100 का मतलब है अटूट वफादारी। वे मरते दम तक धोखा नहीं देंगे
और किसी भी स्थिति में आप उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे, भले ही उन्हें अपने परिवार या अपनी जान का खतरा क्यों ना हो। मेजबान को चेतावनी, ऊपर बताई गई परिस्थिति केवल तभी लागू होती है जब पुरुष सीधा हो। अगर वो समलैंगिक है या आप अपनी IQ के हिसाब से समझ सकते हैं तो ये प्यार के पैमाने के समान होगा। फ्रेड ने अमन के हाव भाव देखे और युवक को चुप देखकर उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। खांसी खांसी। अमन अचानक अपने विचारों से बाहर आया। अगर फ्रेड ने बीच में हस्तक्षेप न किया होता तो शायद वो इस बारे में भूल गया होता। अमन ने अपनी गलतियों से सीखने का संकल्प लेते हुए सोचा, मुझे इस कौशल की आदत डालनी होगी और अंतर्दृष्टि कौशल का उपयोग करते समय स्वयं को मूर्ख बनाने से बचना होगा। अंकल फ्रेड, आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? मैंने कोई गलती नहीं की है और हमेशा निर्धारित कार्यों को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से निष्पादित करने का प्रयास करता हूँ। अमन ने गंभीरतापूर्वक निवेदन किया, मैं बहुत अधिक काम करता था और जब सभी लोग चले जाते थे तो मैं आधी रात तक अकेले ही रेस्तरां की सफाई करता रहता था। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद है। बच्चे, लेकिन टीवी अभिनेत्री के साथ हुई घटना के कारण मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। फ्रेड ने गंभीरता से कहा, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। कहे हो, मेरे माता पिता ने मुझसे झगड़ा किया जबकि मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ ने हमला किया। रुको, फ्रेड ने अमन के चेहरे पर भाव देखकर अधिकार पूर्वक कहा, अब बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ये हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। देखो, तुम कितना भी छुप जाओ, कोई ना कोई कमीना तुम्हें ढूंढ ही लेगा और एक बार कुछ एडिट करके पोस्ट कर देगा। हो सकता है कि तुम फिर से निशाना बनो और इस बार ये क्रू हो सकता है। पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन कौन जानता है कि क्या होगा। तुम्हारे अस्पताल में भर्ती होने के बाद आग शांत हो गई थी, लेकिन अभी भी सुलग रही है। मुझे यकीन है कि अभिनेत्री सूरी अधिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए चीजों को आगे बढ़ाने जा रही हैं। भले ही बाहरी लोग ऐसा ना करें, मुझे यकीन है कि यहाँ कोई लालची व्यक्ति होगा जो आपको बेच देगा और इसके साथ ही मेरे रेस्तरां को भी नुकसान होने वाला है, इसलिए सबसे खराब स्थिति को रोकना बेहतर है। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन वो इनकार नहीं कर सका। चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। भगवान ही जानता है कि कितने लोगों के पास उस घटना की तस्वीरें और वीडियो हैं। वो दूसरों के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं कर सकता। फिर भी उसे ये जानकर दुख हुआ कि उसे उन चीजों के लिए कष्ट उठाना पड़ा जिनका वो हिस्सा भी नहीं था। उसने जितने भी काम किए थे उनमें से इस काम के लिए उसे सबसे अधिक पैसे मिलते थे। प्रतिदिन 6 घंटे काम करने के लिए लगभग 10,000 रुपए, अधिक काम करने के लिए अतिरिक्त पैसे, और फ्रेड उसके प्रति काफी दयालु था। यह देखकर फ्रेड ने दराज से एक कागज निकाला और अमन की ओर बढ़ा दिया। हाँ, अमन ने भ्रमित होकर कागज को देखा। यह 60,000 रुपए का चेक था। जहां तक मुझे याद है, तुम 2 या 3 महीने में ग्रेजुएट हो जाओगे। इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी होंगे जब तक कि तुम्हें किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिल जाती जिससे तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। माफ कीजिए, मैं ये नहीं ले सकता। अमन ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। बस ले लो। फ्रेड और अमन के बीच रस्साकशी हुई, जिसका अंत फ्रेड के गुस्से के फूट पड़ने के साथ हुआ। अब बस इसे ले लो और यहां से चले जाओ। इसे एक ऋण के रूप में सोचो और जब भविष्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिले तो मुझे चुका दो। अब बाहर निकलो, फ्रेड ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए चिल्लाया। अमन हंसा, उसे धन्यवाद दिया, चेक लिया और थोड़ा तरोताजा महसूस करते हुए बाहर चला गया। जैसे ही अमन बाहर निकला, कई गर्म निगाहें उस पर टिक गईं। अमन, क्या हुआ? अब मैंने देखा कि फ्रेड तुम पर चिल्ला रहा था। कुछ नहीं, मुझे तो बस नौकरी से निकाल दिया गया, अमन ने कटु मुस्कान के साथ कहा, जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। वे कुछ दया और करुणा दिखाना चाहते थे, लेकिन अमन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसे किसी की दया की आवश्यकता नहीं थी, विशेषकर तब जब वो दया सच्ची ना हो। अमन उस स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुका और सबकी उत्सुक निगाहों के सामने उसने अपना सामान पैक किया और चला गया। बाहर जाने से पहले वो एक क्षण के लिए रुका और उदास होकर दालान में रखे पियानो को देखने लगा। ये एकमात्र चीज थी जो उन एकाकी रातों में उसका साथ देती थी, जब देर रात को पूरे रेस्तरां की सफाई का जिम्मा उसके ऊपर होता था। वो अपने दिल को शांत करने के लिए बैठकर खेलते थे। यद्यपि उसकी पियानो बजाने की कला खराब थी और वो पियानो का सही उच्चारण भी नहीं जानता था, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपना सिर हिलाते हुए अमन बाहर चला गया, ये जानते हुए कि एक नया जीवन उसका इंतजार कर रहा था। इतने खाली समय के साथ मुझे अपना समय पढ़ाई में लगाना चाहिए। मैं पहले से ही अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर हूँ। अगर विश्वविद्यालय की उदारता और अंतिम परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण करने की नीति न होती तो शायद मैं स्नातक न कर पाता। व्यस्त सड़क पर गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी और लोगों की लहर का अनुसरण करते हुए अमन बिलबोर्डों और ऊंचे विज्ञापनों को घूरता हुआ चल रहा था। अब मुझे क्या लक्ष्य रखना चाहिए? जब मैं बच्चा था तो मेरा सपना था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो पूरी दुनिया का मालिक हो। हालांकि ये बचपना था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ,
मुझे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक ख्वाब था। अब मेरा लक्ष्य नौकरी पाना और अपने माता पिता के चंगुल से मुक्त होना है। लेकिन सिस्टम के कारण मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लक्ष्य रखना चाहिए या सिस्टम की सीमाएं क्या है। अब मेरी कोई सीमा नहीं है मेजबान, आपके पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन यह आपके विकास और कार्यों पर निर्भर करता है। अगर मेजबान बेकार या अक्षम है तो मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूं? अमन बोलने ही वाला था कि उसने अपने पीछे शोरगुल सुना। पकड़ो उसे, उसने मेरा बैग चुरा लिया। अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक फुर्तीला व्यक्ति लोगों की पकड़ से बचकर भाग रहा था। उसकी हरकतें काफी तेज थीं और अपनी तेज प्रतिक्रिया और दुबले पतले कद के कारण वो उन लोगों से बच निकलने में सफल रहा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे क्या कहते होते। वो व्यक्ति पैरों के बीच के अंतराल से होकर गुजरा और फिर इमारतों के किनारे के ब्लॉकों का उपयोग करके ऊपर छलांग लगाई, जिससे उसने महान कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया। अमन ने अपनी भौहें उठाई, ये सोचते हुए कि क्या ये आदमी भाग रहा है या कोई सार्वजनिक स्टंट कर रहा है। ये तो बहुत ज्यादा दिखावटी था। जल्द ही वो आदमी उसके सामने था। रोकने के बजाय अमन एक तरफ हट गया, लेकिन जैसे ही वो आदमी भागने वाला था, क्या कहते हो, उसने अपने पैर बढ़ाए और उसके टखने पर प्रहार किया, जिससे वो लड़खड़ा गया। टकराना एक कदम तक लड़खड़ाने के बाद वो व्यक्ति जमीन पर गिर गया, लेकिन अपनी गति का उपयोग करते हुए उसने आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर को घुमाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों ने उस पर छलांग लगा दी और उसे पकड़ लिया। हाँ, भारी मेकअप लगाए, हाँफती हुई एक महिला जो उस आदमी का पीछा कर रही थी, 1 मिनट बाद प्रकट हुई और अमन को धन्यवाद दिया। मदद के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता। मेरे बैग में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और अगर तुमने इस चोर को जाने दिया होता तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, चोर ने विनती की और रोने लगा। कुछ क्षण तक गड़बड़ स्थिति बनी रही। क्या तुम सचमुच अब चोरी नहीं करोगे? हाँ, मैं अपने परिवार के नाम की कसम खाता हूं। तीनों पुरुषों ने आकर्षक महिला को प्रेम भरी मुस्कान के साथ देखा और वे जवाब देने ही वाले थे कि महिला ने अपना स्मार्टफोन और सेल्फी स्टिक निकाल ली और कैमरा चालू कर दिया। प्रशंसकों, क्या आपने ये देखा? दुनिया में अभी भी न्याय है। अवाह, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, महिला ने ऐसा पोज देते हुए कहा, जिससे उनका शरीर कांप उठा। और इन 3 भाइयों की मदद से मैंने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि उसे सबक भी सिखाया। क्या कहो, चोर को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। क्या मैं महान नहीं हूं? फिर उस महिला ने एक चुंबन दिया और एक मोहक मुस्कान के साथ आंख मारी। एक तरफ खड़ा अमन, जिसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था, स्तब्ध रह गया। उसने अपने फोन को देखा और फिर उस महिला और 3 लोगों तथा चोर को देखा जो इधर उधर घूम रहे थे और मन ही मन चिल्लाया, क्या बकवास है। उस क्षण अमन ने अवचेतन रूप से अपनी अंतर्दृष्टि कौशल को सक्रिय कर दिया और जो परिणाम उसकी आंखों के सामने आया उससे वो हैरान रह गया। नाम लीला कौशल कोई नहीं, इंप्रेशन शून्य। नाम पॉल कौशल कोई नहीं, इंप्रेशन शून्य। जबकि अमन हतप्रभ था। दूसरी ओर से कॉल उठा ली गई। नमस्ते सर, आपको क्या समस्या है? ओ अमन, ये आप हैं? क्या आपका सामना किसी अन्य अपराधी से हुआ? अंकल मैक्स, मैं कुछ और चोरों के साथ हाथ मिला हूं। एक और, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा है? दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, मैं ठीक हूं। ये लोग तो बस छोटे मोटे चोर हैं। ऐसा लगता है कि वे चुपके से चोरी करते हैं, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन की तेज नजरों ने देखा कि पॉल नाम का लड़का, जिसे 3 ताकतवर पुरुषों ने पकड़ रखा था, अपने बटुए निकालने का अवसर तलाश रहा था, जबकि वे तीनों उस महिला की चापलूसी करने में व्यस्त थे। हालांकि उनके दुर्भाग्य से अमन ने पहले ही अपने फोन का कैमरा चालू कर लिया था और जो कुछ भी हो रहा था उसे रिकॉर्ड कर लिया था। दूसरी तरफ पुलिस, जो अमन के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रही थी, ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, मैं हमेशा इस बात से परेशान रहती हूँ कि तुम्हारा सामना हमेशा इतने बुरे लोगों से होता है। सावधान रहना, ठीक है? और इनाम के शिकारी की तरह व्यवहार मत करना और अपनी जान जोखिम में मत डालना। और उनकी अभिनेत्री के साथ झगड़े के बारे में चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन इन प्लास्टिक सुंदरियों से सावधान रहो। आजकल वे लड़कियां दूसरों को अपने रास्ते पर लाने के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगी। करूंगा। अमन मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैं आपको एक क्लिप भेज रहा हूं, आप जो उचित समझे कर सकते हैं, अमन ने कहा और कॉल समाप्त करने से पहले कुछ नमस्ते नमस्ते कहा। 3 साल पहले जब वो देर रात घर लौट रहा था तो अमन ने एक चोरी देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। चोर 20,000 रुपए के इनामी अपराधी थे। इसके बाद उसे यह राशि प्रदान की गई और बाद में उस व्यक्ति ने कुछ पैसे कमाने के लिए अपराधियों की तलाश शुरू कर दी और अब तक वो सफलतापूर्वक 9 अपराधियों की सूचना दे चुका था। मैक्स, जिस पुलिस को उसने अभी अभी बुलाया था, तथा आसपास के विभाग उसकी मदद के लिए उससे बहुत खुश थे। इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो इन लोगों से सचमुच आश्चर्यचकित था, गंभीरता से कोई नहीं। क्या सचमुच बेकार या कचरा का यही मतलब है? उनके पास खाना पकाने या पढ़ाई का बुनियादी कौशल भी नहीं है?
ये छिपी हुई खोज आपने एक प्रभावशाली व्यक्ति के वेश में छिपे एक छोटे चोर का सामना किया है। उन्हें दंडित करें और सार्वजनिक रूप से उनका पर्दाफाश करके सच्चाई को सामने लाएं। इनाम 200 क्यूपी दिलचस्पी नहीं है। एक पल भी बिना हिचकिचाए अमन स्क्रीन को अनदेखा करते हुए चला गया। क्यों? आप बहुत से लोगों की प्रशंसा और ध्यान प्राप्त कर सकते हैं और एक धार्मिक छवि बना सकते हैं। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं है। अमन ने सिस्टम के शब्दों को बीच में ही काट दिया। यदि आप जुर्माना लगाना चाहते हैं तो लगाइए। अमन की आंखें पहले से ही अंधेरी और ठंडी हो चुकी थी। मैं ऐसी किसी भी खोज को स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे लगता है कि मेरे समय के लायक नहीं है। मैंने वो कर लिया है जो मुझे करना था, अब और नहीं। अच्छे कर्म पुरस्कार है, लेकिन यदि आप बहुत दयालु और धार्मिक हैं तो लोग आपको आसानी से पराजित मानेंगे। जब तक मेरी किसी से दुश्मनी ना हो या वो व्यक्ति मेरे रास्ते में ना हो, क्या कहते हो, तब तक मुझे उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए अपने रास्ते से हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अमन ने सिस्टम की अनदेखी की और घर लौट आया। डिनर के नाम पर उसने 2 तले हुए अंडे बनाए और उन्हें टैकों में भर दिया। यह उसके लिए कम खर्चीला लेकिन संतोषजनक भोजन था। अगले दिन उन्होंने अपने आप को साफ सुथरा किया और हमारे दैनिक कार्य निपटाकर नॉक्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़े। स्नातक होने में 3 महीने से भी कम समय बचा था और छात्रों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट दे दी गई थी। जिन लोगों ने गंभीरता से अंतिम थीसिस की तैयारी के लिए खुद को समर्पित कर दिया था और जो लोग चिंता मुक्त थे, उनके लिए हर दिन एक जैसा ही आनंददायक समय था। अमन पुस्तकालय की ओर चला गया। अपने रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरुआती गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य जैसे कई कौशल देखे। ऐसा लग रहा था जैसे हर विषय अपने आप में एक कौशल है। वो नहीं जानता था कि कितनी चीजों को कौशल की श्रेणी में रखा जा सकता है। वो अपने जीवन काल में कितनी चीजें हासिल कर सकता है या जिन कौशलों को हासिल करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की है वो उपयोगी भी होंगे या नहीं। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी गहन समझ कौशल का परीक्षण करने के लिए अमन ने एक प्रोग्रामिंग पुस्तक चुनी जो बुनियादी स्तर से शुरू होती थी। 4 सालों में उन्हें पायथन, सी, गो, जावा और कुछ अन्य प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखनी पड़ी। दुख की बात यह है कि अमन हर चीज में कमजोर था और वो प्रॉम्प्ट और कमांड जैसी कई बुनियादी चीजें भी याद नहीं रख पाता था। जैसे ही उसे कोई जटिल कोड दिया जाता वो बुरी तरह असफल हो जाता। उसने एक किताब ली और मुश्किल से कुछ पन्ने पलटे ही थे कि उसके दिमाग में एक घंटी गूंजी। शुरुआती शैक्षणिक कौशल, अनुभव मूल्य फेक। अमन ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें रगड़ी। क्या यह अत्यधिक समझ का प्रभाव है? यह बहुत गहरा है, क्या कहते हो? लेकिन मूल प्रोग्रामिंग के बजाय अकादमिक कौशल में अनुभव क्यों मिलता है? उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने देखा कि अकादमिक कौशल का मानक 100 में से एक था। होस्ट अकादमिक कौशल वे योग्यताएं, रणनीतियां और आदतें हैं जो शिक्षार्थियों को अकादमिक सेटिंग में सफल होने में मदद कर सकती हैं। आपके पास कोई नहीं था क्योंकि आपके अध्ययन का तरीका खामियों से भरा हुआ है। एक व्यक्ति को सार को समझना चाहिए और विषय की मूल अवधारणा को समझना चाहिए। आपने देर से शुरुआत की और बुनियादी बातें भी नहीं समझ पाए। आपको सिखाने और मदद करने वाला कोई नहीं था और चीजों को समझने या समझने के बजाय आपने उन्हें याद करने की कोशिश की। इसलिए भले ही आपकी याददाश्त काफी अच्छी हो, लेकिन दुख की बात है कि आपने कभी भी किसी चीज को गहराई से नहीं समझा। चाहे वो भौतिकी हो, गणित हो या कोई अन्य वैज्ञानिक सोच हो, आपने कभी कोई सिद्धांत नहीं समझा। जल्दबाजी में मैं बर्बाद हो गया, अमन उदास होकर बोला। आपकी गलती नहीं है। अत्यधिक संपीड़न के साथ आप अभी भी जो खो चुके हैं उसकी भरपाई कर सकते हैं। आप तो काफी विनम्र लग रहे हैं। इवन सिस्टम के दयालु शब्दों से आश्चर्यचकित होकर ये टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। आप गलत हैं। सिस्टम हमेशा सच बोलता है। कभी कभी दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब मुझे परेशान मत करो, अमन ने अपने सामने रखी किताबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। आज वो पुस्तक से जितना संभव हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करने की योजना बना रहा था। शुरुआती शैक्षणिक कौशल, अनुभव मूल्य प्लस 1, शुरुआती शैक्षणिक कौशल, अनुभव मूल्य प्लस 2, शुरुआती शैक्षणिक कौशल, अनुभव मूल्य प्लस 1, शुरुआती प्रोग्रामिंग कौशल, अनुभव मूल्य प्लस 2, शुरुआती शैक्षणिक कौशल, अनुभव मूल्य प्लस 1। समय बीतता गया और अमन के कौशल भी बढ़ते गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो प्रतिभाशाली था, बल्कि इसलिए कि हर व्यक्ति जो अध्ययन करता है ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन अमन थोड़ा तेज था क्योंकि उसके मस्तिष्क को अधिक क्षमता पर काम करने के लिए तैयार किया गया था। उसके सिर में बार बार घंटियां बजती रहीं, लेकिन अमन इतना तल्लीन था कि उसे यह ध्यान ही नहीं आया और उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि उसके कारण कितनी अराजकता फैल गई है? वो आदमी क्या कर रहा है? क्या वो कुछ खोज रहा है या क्या? देखो वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुस्तकालय में मौजूद लोगों ने तेजी से एक दूसरे के पन्नों को पलटने की मधुर आवाज सुनी और एक युवक को देखा। कुछ लोगों ने तो उसे पहचान भी लिया। क्या वो वही गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है जो टीवी में आने में कामयाब हो गया? हाँ वो है, वो फ्रंट बेंचर
जो कड़ी मेहनत करने का दिखावा करता है लेकिन बड़ी मुश्किल से पास हो पाता है। आइए हम उनका अभिवादन करें और देखें कि अब जब वे लोकप्रिय हो गए हैं तो क्या वे हमें याद रखते हैं। एक भयावह मुस्कान के साथ तीनों का समूह अमन की ओर चला, जैसे मनोरंजन की तलाश में बच्चों का समूह चल रहा हो। कुछ घंटों तक पढ़ने के बाद अमन ने अपनी आंखें रखे और प्रगति पट्टी को घूरने लगा। शुरुआती शैक्षणिक कौशल 69 डिवाइडेड बाय 100 इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग 11250। शुरुआत में उसे हर 2 मिनट में अनुभव अंक मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसके अनुभव अंक कम होने लगे और अब 1 घंटे से उसने कोई भी अनुभव अंक अर्जित नहीं किया था। सिस्टम, क्या हो रहा है? ये क्यों बंद हो गया? मैंने बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से समझ ली हैं और ऐसी और भी किताबें हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कहते हो? अगंभीरता से, क्या आप बुनियादी चीजों का अध्ययन करके रॉकेट बनाना चाहते हैं? हाँ, अमन को यह समझने में कुछ समय लगा कि इस प्रणाली का वास्तव में क्या तात्पर्य है। जैसा कि सिस्टम में बताया गया है, अकादमिक कौशल सभी विषयों या अकादमिक को शामिल करते हैं, और जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो मुझे लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो काफी महत्वपूर्ण है, और ये बुनियादी संरचना कोड या कमांड नहीं है। अमन, जो पढ़ने में तल्लीन था, अचानक उसके सिर पर चोट लगने से वो आगे की ओर झटका खाकर गिर गया। पीछे मुड़ने पर उसने अपने 3 सपाटियों को देखा, जैस्पर, जॉन और केन। दुर्भाग्यवश उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। ओह, क्या ये वही प्रसिद्ध अमन नहीं है जिसने एक अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी? जैस्पर, तुम्हारा क्या मतलब है? जैस्पर को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते देख अमन ने ठंडे स्वर में पूछा। जैस्पर बस मुस्कुराता रहा, जबकि उनके आसपास के लोग उत्सुकता भरी निगाहों से अमन को देखने लगे। ऐसा मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। लोगों ने तुम्हें मारा क्योंकि तुमने अपने माता पिता के साथ अनुचित व्यवहार किया था। कुछ लोगों ने लिखा है कि तुम्हारे पिता ने भी उस कामुक नजर से उसे मारने की कोशिश की थी। अमन खड़ा हो गया और उन तीनों को घूरने लगा। जॉन, अपने तथ्य सही से बताओ। ये एक गलतफहमी थी और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। जैसे ही वे बहस करने वाले थे, लाइब्रेरियन उन पर चिल्ला पड़ा। लड़कों, कृपया इसे बाहर ले जाओ, दूसरों को परेशान मत करो। अमन वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था अगर वो नहीं गया तो ये तीनों उसे जाने नहीं देंगे। तीसरी श्रेणी के शहर में कई धनी दूसरी पीढ़ी के छात्र थे। कक्षा ने केटीवी में एक सभा आयोजित की थी, जिसे अमन ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो न तो शराब पीने में अच्छा था और न ही वो उन चाटुकारों के समूह में फिट बैठता था जो अमीरों से पैसे ऐंठते थे। ये साधारण कार्य शत्रुता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि कुछ बदमाशों ने यह कहा कि वो उन्हें सम्मान नहीं देता तथा उन्हें नीची नजर से देखता है। और यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया था, लेकिन उच्च श्रेणी के छात्रों के आदेश के कारण उसे पूरी कक्षा से बहिष्कृत कर दिया गया था। क्या कहते हो? बाहर निकलते हुए वे गलियारे में पहुंचे जहां जैस्पर ने उन्हें धक्का देकर गिराने की कोशिश की। क्या तुम्हें कैमरे से डर नहीं लगता? क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? केन ने एक की ओर इशारा करते हुए जोर से हंस दिया। पीएफटी, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह चीज काम करती है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहे हो? अगर हम पकड़े भी गए तो सर नू हमारी मदद जरूर करेंगे। ये लोग गंभीरता से मानते हैं कि नोवा उनके लिए अपने हाथ से आकाश को ढीक सकता है। क्या कहते हो? मैं समझ गया, अमन ने धीरे से कहा, फिर मुस्कुराया। तो तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे हराओगे? टकराना? अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जैस्पर ने बिना दया के मुक्का मारा। एक हॉट शॉट की तरह व्यवहार करना बंद करो। पहले हम ऐसा करने से डरते थे, लेकिन अब जब आपकी प्रतिष्ठा सबसे नीचे है तो कौन आपका समर्थन करेगा? अमन का शरीर कांप उठा जब उसने मुक्का खाया। मुझे मारने के लिए धन्यवाद। अब मेरे पास आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने के लिए सबूत है, अमन ने हंसते हुए कहा और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रखते हुए अपना फोन निकाला। हमें दे दो। चीख। जॉन चिल्लाया और अमन पर झपटा, जिसने अपना शरीर हिलाकर उसके हमले से बच निकला। केन ने भी उस पर हमला किया। हालांकि इस बार बचने के बजाय अमन ने एक जोरदार लात मारी जो केन के अंडकोशों पर सटीक रूप से लगी। दरार, ऐसा लग रहा था कि कुछ टूटा है, लेकिन ये अंडे नहीं थे। कम से कम मुर्गी के अंडों पर तो नहीं। तुम वह है। केन का चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर दर्द की ऐंठन भरी लहरों से ऐंठ गया, इतना तीव्र कि उसे इतना क्रूर दर्द सहना पड़ा जो उसके पूरे वंश को समाप्त करने में सक्षम था। क्या कहते हो? अपने दोस्त को पीड़ा में रोता देख जैस्पर और केन का दिल दहल गया। तुम्हें लड़ना आता है, एक अनुमान करें। अमन ने एक सज्जनतापूर्ण मुस्कान बिखेरी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लड़ो से लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो जानता था कि कैसे बचना है। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई जेबकतरों के हमलों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से कई लोग उनसे केवल एक पैसा पाकर अपनी खींच निकालने के लिए उनके पास वापस आ जाते थे। इसके अलावा उनकी सजगता काफी तीव्र थी और वो काफी फुर्तीले थे, जो उनके लिए वरदान साबित हुआ। जैस्पर, चलो यहाँ से चलें। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। क्या हो? केन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्होंने नोवा को कई पार्टियों में देखा,
जहां से उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। यदि कोई व्यक्ति धमकी दिए जाने या खतरे का सामना किए जाने पर हंसता है या शांत रहता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। साथ मिलकर उन्होंने पीले चेहरे वाले जॉन को खड़ा किया और उसे ले गए। मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा, कमीने। उन्हें जाते देख अमन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उसका फोन उसकी जेब में था जिससे कैमरा बाधित हो रहा था, लेकिन फिर भी पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। इडिंग, इस छिपे हुए मिशन को पूरा करने के लिए बधाई, खतरे से बचे रहें। अब 50 क्यूपी से पुरस्कृत। क्या ऐसी चीज को खोज भी कहा जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम ने पाया कि मेजबान इतना गरीब था कि वो क्यूपी कमाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता था और इस दर पर दुकान खोलने के लिए क्यूपी उत्पन्न करने में वर्षों लग जाएंगे। अतो इस सर्वशक्तिमान व्यवस्था ने बेचारे मेजबान पर दया की और कुछ छिपे हुए क्वेश्चन जारी कर दिए। एक बार जब आप दुकान खोल लेंगे तो आपको इतना छोटा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे बड़े आकार के खिलौने मिलेंगे। अमन ने अपनी ठोड़ी रड़ी और फिर कंधे उचका दिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है जब तक आप मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए नहीं कहते। अमन ने अपने गाल को छुआ जो अब तक सूज गया था और वो जाने ही वाला था कि उसने सहायक प्रोफेसर को देखा। वो एक आकर्षक महिला थी जिसके हल्के भूरे बाल सुंदर ढंग से लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर चमक के स्पर्श से उसका चेहरा निखर रहा था। 165 सेमी की ऊंचाई पर उसने एक पतली सिल्वर टॉप में सहज शैली का परिचय दिया जो उसके रंग को पूरक करता था, जीन्स के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। एक ठाठ, आकस्मिक लेकिन परिष्कृत आभा बिखेरता था। अमन की आंखें चमक उठी जब वो कुछ सोच रहा था। मैं उनसे मुझे सिखाने के लिए कह सकती हूँ। पहले मैं मार्गदर्शन लेने से बहुत डरती थी, लेकिन अब मैं जो नया व्यक्ति हूँ वो निश्चित रूप से काम कर लेगा। उसे याद आया कि पहले उसे प्रोफेसरों से सहायता मिलती थी, लेकिन उसे बहुत डांट भी पड़ती थी क्योंकि उसे कई बुनियादी चीजें नहीं पता थी जिससे वो मदद मांगने में झिझकता था। लेकिन अब चीजें अलग थी। ये विचार मन में रखते हुए अमन ने उसके पीछे दौड़ लगाई तथा सोचने लगा कि क्या सही प्रश्न पूछना चाहिए और क्या बकवास है। किसी सुंदरी को देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि आप मार्गदर्शन मांगे, न कि आपका दिल जोर से धड़क रहा हो। क्या आप वाकई मर्द हैं? आर्या क्रॉमवेल एक प्रतिष्ठित महिला थी जिन्होंने विदेश से सर्वोच्च अंक प्राप्त कर स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें घर लौटना पड़ा और इस तीसरे दर्जे के संस्थान में सहायक प्रोफेसर बनना पड़ा। अफवाह थी कि उन्हें घर पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था जिसके कारण उन्हें अपने देश में कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। और चूंकि उन्हें पैसे और समय दोनों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस संस्थान में शामिल होने का फैसला किया। जो भी हो, उसे इन विवरणों में जरा भी रुचि नहीं थी। एक बार जब वो अपना शोध पूरा कर लेगी तो वो शायद किसी बड़े शहर में चली जाएगी। प्रोफेसर आर्या, तेज आवाज सुनकर महिला ने अचानक अपने कदम रोक दिए और उस लड़के को देखने लगी जो उसकी ओर दौड़ रहा था। अमन, उसने अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर उलझन भरा भाव था। मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आर्या एक क्षण तक उसे देखती रही और ये याद करने की कोशिश करती रही कि वो कौन था। ऐसा नहीं था कि वो उसे याद नहीं करती थी क्योंकि वो उसका नाम भी बता सकती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहले से कुछ अलग दिखता था। इससे पहले वो उदास रहता था। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मनोवैज्ञानिक सत्रों के दौरान मनोचिकित्सक ने पाया कि अमन का मानसिक स्वास्थ्य खराब था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ 10 में से 3 छात्र अवसाद से पीड़ित थे, लेकिन इस लड़के की हालत विशेष रूप से गंभीर थी, मानो उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। आमतौर पर वो छात्रों को अपने कार्यालय में ले जाती थी और उन्हें पढ़ाती थी, लेकिन 10 में से 9 लड़के उस पर डोरे डालने की कोशिश करते थे। जहां तक लड़कियों का सवाल है, वे उसके जीवन में झांकने की कोशिश करती थी और इस तरह से उसकी सारी पृष्ठभूमि की जानकारी गपशप करने वालों के इस समूह द्वारा उजागर कर दी गई थी। तब से उसने इस तरह के अनुरोध को ठंडे दिमाग से खारिज कर दिया, लेकिन अमन की परिस्थितियों को जानते हुए उसने सोचा कि उसे चीजों को नरमी से संभालना चाहिए। ठीक है, मेरे पीछे आओ। आर्या मुड़ी और आगे बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ उसकी ऊंची एड़ियां टकरा रही थी। उसके पीछे ईवा चल रही थी जिसने राहत की सांस ली। कम से कम वो तो मान गई। शिक्षक के कार्यालय के अंदर आर्या ने किताबें रख दी और अमन को बैठने के लिए कहा। अमन की नाक थोड़ी सिकुड़ गई। क्या कहते हो? बकाइन रंग के इत्र की घनी गंध से वो असहज हो गया। आर्या ने अमन की गतिविधियों पर गौर किया और पाया कि वो वास्तव में काफी अलग दिख रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए आर्या ने एक सुंदर चिढ़ाने वाली मुस्कान बिखेरी जो किसी भी आदमी के दिल को पिघलाने में सक्षम थी और धीरे से बोली, अरे अमन, बताओ, क्या तुम सचमुच पढ़ाई करने आए हो? जैसे ही उसकी मधुर आवाज अमन के कानों में पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मेरा मतलब है, तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो या कुछ और इरादे से? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि अगर तुम भी दूसरों की तरह मेरे साथ फ्लर्ट करने आए हो तो मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर सकता। रुको, दूसरे लोग तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने आए थे,
एक मिनट रुको, उन्होंने हिम्मत की। अमन ने आश्चर्य से पूछा। वो जानता था कि उसके सहपाठियों में बहुत हिम्मत है, लेकिन यह अप्रत्याशित था। आर्या को एहसास हुआ कि उसकी आवाज शायद छेड़खानी वाली लग रही थी, जैसे कि वो किसी को रिझाने की कोशिश कर रही हो, और उसे खुद से घृणा महसूस हो रही थी। हालांकि वो आमतौर पर ठंडी थी, उसकी आवाज धीमी और थोड़ी सी शरारती थी। उसे यहाँ प्रोफेसर बने 1 साल हो गया था और कई छात्र उसकी मदद लेने आए थे। उसने ईमानदारी से उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। शुरू में तो वे गंभीरता से पढ़ाई करते थे, लेकिन बाद में वे अपना असली रूप दिखा देते थे। जब वो उन्हें कड़ी फटकार लगाती तो वे कमजोर दिमाग वाले लोग अपनी गलतियों से सीखने के बजाय हालात को और खराब कर देते। इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली और बलि का बकरा बनाने का तरीका अपनाया। यहाँ आने वाले ज्यादातर लड़के जब उससे ये पूछते थे तो अपनी असली मंशा बता देते थे, जिसके बाद वो झूठ बोलती थी कि उसकी सगाई हो चुकी है। लेकिन सिर्फ भगवान ही जानता है कि किसी कारण से उसके बारे में फैली दूसरी अफवाहों के विपरीत किसी ने ये अफवाह क्यों नहीं फैलाई। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी फैली कि वो एस्कॉर्ट के रूप में काम करती थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। आजकल बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कितने लड़कों ने ऐसा किया। तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? अमन ने कुछ क्षण रुककर आर्या को देखा। नाम आर्या क्रॉमवेल, कौशल शैक्षणिक कौशल इंटरमीडिएट 102 डिवाइडेड बाय 250, व्यावसायिक प्रोग्रामिंग कौशल 400 डिवाइडेड बाय 1000, इंटरमीडिएट हैकिंग गो 260 डिवाइडेड बाय 250, इंटरमीडिएट गणितक जे 180 डिवाइडेड बाय 250 इंप्रेशन 37। अमन ने उसकी प्रोग्रामिंग कौशल को देखकर ठंडी सांस ली। सिस्टम के ज्ञान के अनुसार ये कौशल स्तर उन्नत के बाद आता है। इस स्तर वाला कोई भी व्यक्ति बड़ी कंपनियों को कुछ ही मिनटों में हैक कर सकता है। ये इतना बड़ा सदमा था कि वो अपना भाव छिपा नहीं सका, इसलिए उसने स्वयं को डांटा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सचमुच अभिनय सीखने की जरूरत है। क्या कहते हो? एरिया ने इवन की गहन निगाहों को देखकर भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि वो उसे देख रहा था। वो उसे डांटने ही वाली थी कि अमन ने बोलना शुरू कर दिया। प्रोफेसर आर्या, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। आप सुंदर, हॉट और परिपक्व हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे आप में शारीरिक रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा, और जैसा कि मेरा मतलब है, मैं आपके प्रति आकर्षित महसूस करता हूं। फिलहाल मैं किसी रिश्ते में बंधने का जोखिम नहीं उठा सकता। मेरे पास इस समय न तो समय है और न ही पैसा जिसे मैं उस लड़की पर बर्बाद कर सकूं। जहां तक तथाकथित प्यार की भावनाओं का सवाल है, तो इस समय मैं ऐसी कोई भावना महसूस नहीं कर रहा हूं। और जबकि मैं तुम्हें आकर्षक पाता हूं और तुम में दिलचस्पी रखता हूं, मुझे लगता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मुझे तुम्हारी आवाज और फिगर पसंद नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत पसंद नहीं है। मैं शारीरिक विशेषताओं से अधिक चरित्र को महत्व देता हूँ। हालांकि मैं भविष्य के बारे में निश्चित रूप से नहीं जानता। अगर मेरे मन में कभी ऐसे विचार आएंगे तो मैं आपको सीधे बता दूंगा। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने सुना कि लड़का उसके चेहरे पर सीधे तथ्य उगल रहा था। किसी कारणवश उसने एक लड़के से पूछा कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसे बेरहमी से मना कर दिया गया। उसने कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या ये सच है या वो चालाकी से खेल रहा है? लेकिन वो काफी ईमानदार लगता है, जैसे कि वो किसी साधारण महिला को देख रहा हो। इससे मुझे अपने आकर्षण पर संदेह होता है। अगर अमन ने उसके विचार सुने होते तो वो जोर से हंस पड़ता। कोई भी महिला कभी भी समझ नहीं सकती। अगर आप उससे प्यार करते हैं और उसकी चापलूसी करते हैं तो वो घृणा महसूस करेगी, लेकिन अगर आप उसके आकर्षण को अस्वीकार करते हैं और उसे खारिज करते हैं तो वो आपके बारे में उत्सुक हो जाएगी। और क्या ऐसा है? आर्या केवल अपना सिर हिला सकी। तो क्या हम सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं? अमन ने उत्सुकता से पूछा। एरिया ने अमन से कई सवाल पूछकर अध्ययन सत्र की शुरुआत की। उसके जवाबों से संतुष्ट होकर उसने उसे हल करने के लिए कुछ और सवाल दिए। 2 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। अमन, क्या आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है? आर्या ने पूछा। नहीं। इसके बाद एरिया ने अध्ययन से असंबंधित अन्य प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। अमन, मुझे लगता है कि मुझे आपकी समस्या का कुछ अंदाजा है। हो सकता है कि आपने अच्छी तरह से सीखा हो, लेकिन आप में क्रियान्वयन की कमी है। प्रश्नों के लिए प्रोग्राम लिखने का आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। आपको आउटपुट संकलित करने में कठिनाई होती है। दूसरी बात, आपका गणित कमजोर है। गणित कंप्यूटर सिस्टम की नींव है। यदि कंप्यूटर विज्ञान ज्ञान है तो गणित उसकी आत्मा है जो इसका मूल है। अरे, मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने इतनी कमजोर नींव वाले इस क्षेत्र को क्यों चुना। अमन, जो चुप था, शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ये काम चुनूंगा तो अच्छी कमाई कर सकूंगा। आर्या ने एक क्षण तक अमन को देखा और फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अमन ने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाने से पहले अपनी रोजाना की कसरत की दिनचर्या को जारी रखा। उसने अपने शेड्यूल को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले वो अपने प्रोग्रामिंग कौशल का अभ्यास करने के लिए प्रयोगशाला में जाता था। फिर वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर संभव पुस्तक को पढ़ने के लिए पुस्तकालय में अध्ययन करता था। अंत में वो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आर्या से मिलता था
जो उसकी प्रगति से वास्तव में आश्चर्यचकित थी। जो काम वो पहले कई मिनट में कर लेता था, अब वो कुछ ही सेकंड में हो जाता था। आर्या को तो पहले यह भी संदेह था कि अमन अनजान बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन जब उसने अमन में निरंतर सुधार देखा तो उसने इस विचार को खारिज कर दिया। होस्ट अमन, क्या करे हो? ताकत 8 निपुणता, 16 जीवन शक्ति, 9 इच्छा शक्ति, 29 आकर्षण, 18 करिश्मा, 7 कौशलम समझ, इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग कौशल 209 डिवाइडेड बाय 250 शुरुआती पाकला, 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटरमीडिएट शैक्षणिक कौशल, 179 डिवाइडेड बाय 250 इंटरमीडिएट गणितज्ञ, 23 डिवाइडेड बाय 250 प्राथमिक पियानो प्रदर्शित करने के लिए बहुत कम। सिस्टम को टैब में इसे दिखाने में भी शर्म आती है। अमन ने अपने आंकड़ों की समीक्षा करते हुए मुस्कुराया। वे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके लिए वे काफी अच्छे थे। ताकत और जीवन शक्ति को छोड़कर जो औसत से कम है, उसके अन्य आंकड़े बहुत अच्छे थे और उसे विश्वास था कि एक बार जब वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा तो वे भी सामान्य हो जाएंगे। उसका शरीर पहले से ही बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी नाक सीधी थी, तीक्ष्ण तराशा हुआ जबड़ा था और अच्छी त्वचा थी जिसे ठीक किया गया था। उसे यकीन था कि उसके पास कुछ विदेशी जीन है, क्योंकि उसका रंग काफी अच्छा था। जहां तक करिश्मे की बात है तो उन्हें पता था कि उन्हें इस पर काम करने की जरूरत है। करिश्मा ऐसी चीज नहीं है जिसे अभ्यास से बढ़ाया जा सके। इसमें अच्छे नेतृत्व कौशल, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता और एक अदृश्य आभा शामिल है। कभी कभी यदि आपको किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति से अशुभय या शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास होता है तो ये उनके करिश्मे के कारण होता है। ये ऐसी चीज है जो लोगों में या तो जन्म से ही होती है या समय के साथ विकसित होती है। और अमन अपने करिश्मे को सुधारने के लिए कृतसंकल्प थे, भले ही इसमें समय लगे। अरे अब तुम क्या सोच रहे हो? आर्या की आवाज ने अमन की सोच को बाधित किया और उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मैं बस ये सोच रहा था कि कुछ पैसे कैसे कमाए जाएं, उसने जवाब दिया। ओह, आर्या ने अपने चेहरे पर समझदारी भरे भाव के साथ सिर हिलाया। क्या कहते हो? भले ही ये एक तीसरी श्रेणी का विश्वविद्यालय है, फिर भी विभिन्न कंपनियां बकरियों की तलाश में आती हैं, आर्या ने कहा। उनका इशारा स्पष्ट रूप से सस्ते श्रम की ओर था। कुछ 1 या 2 साल की इंटर्नशिप अनुबंध भी प्रदान करते हैं। जब तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, आप न्यूनतम एक 100-200 पैकेज और अधिकतम 600 रुपए के पैकेज के साथ नौकरी पा सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ के शीर्ष छात्र हैं। दुर्भाग्यवश कोमा में होने के कारण अमन को साक्षात्कार का अवसर नहीं मिल सका। अब केवल वे छात्र ही बचे थे जिनमें कोई कौशल नहीं था और जिनके ग्रेड भी खराब थे। अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए आर्या ने एक पल के लिए सोचा और सुझाव दिया। अभी के लिए आपके पास एकमात्र विकल्प बड़े शहरों में 1 साल का कोर्स करना और स्नातक होने के बाद किसी कंपनी में नौकरी करने की कोशिश करना है। सभी प्लेसमेंट समाप्त हो चुके हैं और 120 में से केवल 40 को ही नौकरी की पेशकश मिली है। इसलिए अगर कोई खाली सीट भी है तो भी आपको नौकरी मिलने की संभावना काफी कम है। क्या मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है? अमन ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या उसे अगले 2 महीनों में कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए फ्रीलांसर के रूप में काम करना चाहिए। एक विकल्प है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है, आर्या ने अमन को उत्सुकता से देखते हुए कहा। यह क्या है? हर कंपनी अपने उत्पादों को बाजार में जारीने से पहले उन पर कुछ परीक्षण करती है और डेटा इकट्ठा करती है। जब R&D विभाग और इंजीनियरिंग विभाग समस्याओं का सामना करते हैं तो वे अक्सर मदद के लिए समस्या या कमजोरी का एक हिस्सा वेब पर डाल देते हैं। क्या क्यों? ये उनके आने वाले उत्पाद से संबंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी, और प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देने के लिए एक परीक्षण हो सकता है। जो कोई भी इसे हल कर सकता है उसे नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा बगों को खत्म करने के लिए प्रतिस्पर्धा भी होती है। जब अमन ने यह सुना तो वो तुरंत उत्साहित हो गया और बोला, क्या ऐसी कोई चीज है? आर्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें यह नहीं पता था? लिंक को तुम्हारे ग्रुप चैट में पोस्ट किया जाना चाहिए। क्लास लीडर को सभी को सूचित करने के लिए कहा गया था। शायद मुझे बाहर निकाल दिया गया है। इवन ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे ये सामान्य बात हो। लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं। मुझे लगता है कि अगर संभव हो तो तुम्हें थोड़ा लचीला होना चाहिए। कभी कभी हमें झुकना पड़ता है। आर्या ने धीरे से सलाह दी। यदि आपने मूल्यों के प्रति अड़े रहेंगे तो लोग आपको एक आंखों में गड़ने वाली चीज के रूप में देखेंगे और उसे जाने नहीं देंगे। अमन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मिस आर्या, मैं अनुकूलशील रहूं और समझौता करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम बदतर रहे हैं। कॉलेज विदाई कार्यक्रम के दौरान उन पर भरोसा करते हुए मैं बार में चला गया। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? अमन की गहरी आंखों और उसके चेहरे पर ठंडे भाव को देखकर आर्या की सांस रुक गई। क्या कहते हो? उसका पहले वाला सौम्य व्यवहार तुरंत क्रूर हो गया। शुरू में तो यह मजेदार था, लेकिन फिर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहते हो? वे मुझे एक बेचारा दयनीय मूर्ख बता रहे थे जो बेकार में संघर्ष कर रहा था। मैं चुप रहा और सुनता रहा। ये नहीं जानता था कि मैं क्या कह सकता हूँ। आखिरकार ये सच है। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद मैं नशे में आ गया और छुट्टी लेने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने मुझे बैठने और पीने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा पिलाया कि मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा
तो मैंने खुद को कूड़े के ढेर में पाया और एक बैनर लगा था जिस पर लिखा था कि यही मेरा घर है। क्या आर्या हो? आर्या ने तनाव महसूस करते हुए सांस रोकी। तो तुमने उनके साथ क्या किया? क्या तुमने उनका सामना किया? अनुमान लगाओ, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उस घटना के लिए आभारी था, क्योंकि इससे न केवल उसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि वो अपने बदले से भी काफी संतुष्ट था। आर्या ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछी और अपनी घड़ी देखी, जिसमें दिखाया गया था कि दोपहर के 3 बजे में केवल 5 मिनट बाकी थे। दोपहर का भोजन समाप्त हो गया है। मुझे एक कक्षा लेनी है। आप उस कंप्यूटर पर प्रश्न देख सकते हैं। ये एक अतिरिक्त कंप्यूटर है और इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, बस इसका उपयोग करें और मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आर्या मुस्कुराती हुई अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसका पिछला सुझाव उसके अपने अनुभव पर आधारित था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अमन की स्थिति उससे कहीं अधिक क्रूर थी और वो उसे सांत्वना देने का कोई तरीका नहीं जानती थी, तथा उसे चिंता थी कि अनावश्यक रूप से तंग करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अमन ने आर्या को दूर जाते देखकर ठाका लगाया। चैप्टर 11 डेंग। आर्या के जाने के बाद अमन ने आर्या द्वारा दिए गए अध्ययन सामग्री के नोट्स को पढ़ा। आधे घंटे बाद उसका फोन बजा, जो एक अधिसूचना का संकेत था। उन्होंने व्हाट्सएप खोला और एक महिला की फोटो देखी, जो साधारण कपड़े पहने हुए विजय चिन्ह बना रही थी और एक परिपक्व सुंदर महिला के बगल में खड़ी थी। उसने मुझे अपने नंबर से संदेश भेजा है और उसके बगल में खड़ी ये महिला शायद उसकी माँ हो सकती है। अबधाई हो, होस्ट। ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे आर्या के दिल में जगह बना रहे हैं और जल्द ही उसे जीत लेंगे। मेरा विश्वास करो, अभी उसे प्रपोज कर दो। क्यों? क्या वो अच्छी नहीं लगती? अब मुझे 1 अरब रुपए कमाने का कोई लक्ष्य दीजिए, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। यदि सिस्टम मानव होता तो वो पहले ही अमन को बीच वाली उंगली दिखा चुका होता। क्या कहते हो? 1 अरब रुपए, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वे इस बारे में सोचेंगे, जबकि सिस्टम अपने भाग्य पर विलाप कर रहा था। अमन ने कमरे के अंत में स्थित कंप्यूटर खोला और लिंक पर क्लिक किया। एक खाली पृष्ठ पर पंक्तियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित हुई, जिसमें अनेक कंपनियों के साथ साथ उनकी कमजोरियों की सूची दी गई थी। सिक्योर सॉफ्ट सॉल्यूशंस का एक्सेस कंट्रोल बाईपास। सिक्योर सॉल्यूशंस के सॉफ्टवेयर में एक दोष के कारण सामान्य उपयोगकर्ताओं को अनुमति, वृद्धि बग के कारण व्यवस्थापक स्तर की कार्यक्षमताओं या संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है। पुरस्कार 2 लाख रुपए अगले महीने के पहले दिन भुगतान किया जाएगा। सिक्योर सॉफ्ट सॉल्यूशंस का मेमोरी गार्ड। सिक्योर सॉफ्ट सॉल्यूशंस का मेमोरी गार्ड सॉफ्टवेयर आवंटित मेमोरी को उचित रूप से रिलीज करने में विफल रहता है, जिसके कारण प्रदर्शन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या मेमोरी लीक के कारण क्रैश हो जाता है। पुरस्कार 2 लाख रुपए अगले महीने के दिन भुगतान किया जाएगा। माइक्रोटेक्ट सॉल्यूशंस के सिस्टमैक्स में रेसगार्ड भेद्यता विशिष्ट परिस्थितियों में माइक्रोटेक्ट सॉल्यूशंस द्वारा सिस्टमैक्स में साझा डेटा तक पहुंचने वाली समवर्ती प्रक्रियाएं अप्रत्याशित व्यवहार को जन्म दे सकती हैं या हमलावरों को रे स्थितियों का फायदा उठाने की अनुमति दे सकती हैं। पुरस्कार 2 लाख रुपए समस्या समाधान के अगले ही दिन भुगतान किया जाएगा। फिनटेक सॉल्यूशंस के डेटा वॉल्ट में असुरक्षित क्रवालकन। फिनटेक सॉल्यूशंस द्वारा डेटा वॉल्ट में क्रमांकित डेटा के दुर्भावनापूर्ण हेरफेर से कोड निष्पादन हो सकता है, जिससे हमलावरों को अनधिकृत को इंजेक्ट करने और निष्पादित करने में सक्षम बनाया जा सकता है। पुरस्कार 4 लाख रुपए समाधान स्वीकृत होने और समीक्षा होने के उसी दिन भुगतान किया जाएगा। अमन अविश्वास से पुरस्कारों को देखता रहा। कितनी बड़ी रकम है। कुल 11 लूपहोल प्रोग्राम हैं, जिनमें सबसे अधिक भुगतान 4 लाख रुपए का है, जो लगभग $8,000 के बराबर है, और सबसे कम भुगतान 50,000 रुपए का है। गहरी सांस लेते हुए अमन ने 50,000 रुपए वाला सबसे आसान तरीका चुना और टाइप करना शुरू कर दिया। उसने आगे दिए गए डेटा को पाइथन में टाइप किया और फिर गलतियों को नोट करने के लिए टेस्ट चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने समस्याग्रस्त अनुभागों को चिन्हित किया और कोड जोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने कोड पर ध्यान केंद्रित किया, उसके शरीर में एक परिचित अनुभूति दौड़ गई। ऊहा, शैक्षणिक कौशल 1 अप्रोग्रामिंग कौशल प्लस 1 अप्रोग्रामिंग कौशल प्लस 2। वो अनुभव अंकों में वृद्धि से आश्चर्यचकित नहीं था, बल्कि ये पैसा कमाने का एक आसान तरीका था। अरे, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? असामाजिक होने के कारण मैं अच्छी चीजों से दूर रहा। सिक्योर सॉफ्ट आउटसोर्सिंग विभाग, गैलो सिटी, इंदिरा। पर्यवेक्षक, ये भी एक नीरस दिन है, क्या कहते हो? ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ पर्यवेक्षक से कहा। मैनेजर ने कॉफी पीते हुए कहा, इस महीने कई समस्याएं आई हैं। चूंकि ये सरकार के साथ गठजोड़ है और हम शुरुआत से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें कई खामियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें तेजी से काम करना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति हमारा सिर कलम कर देंगे। ये कोई आसान बात नहीं है। कई कंपनियों ने इसके लिए बोली लगाई है और हमारे अलावा कई अन्य कंपनियां भी इस पर काम कर रही हैं। हालांकि इससे जुड़ी कठिनाई और समस्याओं को जानते हुए उन्होंने परेशानी वाले हिस्सों को अलग करके और नवोन्मेषी युवा दिमागों को आकर्षित करने के लिए पुरस्कार की पेशकश करके एक जोखिम उठाया। पर्यवेक्षक ने समझाया, सॉफ्टवेयर कंपनियों पर काम का बोझ हमेशा से रहा है,
क्योंकि बॉस हमेशा लालच में बहुत अधिक परियोजनाएं ले लेते हैं, जबकि उनके पास उसकी भरपाई के लिए पर्याप्त कार्यबल भी नहीं होता है। कई कंपनियां समस्या का एक हिस्सा दूसरों को हल करने के लिए ऑनलाइन पोस्ट करती हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें समाधान मिल पाता है। एक कर्मचारी ने कहा, अगर कोई हमसे पहले इसे हल करने में कामयाब भी हो जाता है तो भी हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसे भागों में जारी किया गया है। एक बार जब इसे सोर्स कोड सिस्टम में एकीकृत कर दिया जाएगा तो कोई और खामी सामने आ सकती है। इस पर वहां मौजूद सभी लोगों का मूड खराब हो गया। आउटसोर्सिंग और R&D में काम करने वाले लोग हमेशा दबाव में रहते थे। उच्च अधिकारी एक के बाद एक काम अपने हाथ में सौंप देते थे, जिससे निचले स्तर के लोगों को गंदगी साफ करनी पड़ती थी। यदि वे अपना काम शानदार ढंग से करते और सफल होते तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता, लेकिन यदि काम कठिन होता तो उनकी कई बार आलोचना की जाती और नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी भी दी जाती। क्या बकवास है। अचानक उनमें से एक ने कंप्यूटर की ओर देखा और घबराहट में चिल्लाया, क्या हुआ? अपने सहकर्मी की इस तरह से प्रतिक्रिया देखकर उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा। जो व्यक्ति चिल्ला रहा था उसने अपने सहकर्मियों की चिंता को नजरअंदाज कर दिया और सुपरवाइजर को फोन करने के लिए चिल्लाया, सर, किसी ने ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर समस्याओं के बारे में पूछा है। सुपरवाइजर ने हैरान होकर पूछा, उस आदमी ने क्या मांगा था? उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या पोस्ट की गई समस्याओं का समाधान हो गया है, और यदि नहीं तो क्या यदि वो सब कुछ हल कर देता है तो अगले दिन ही इनाम का भुगतान किया जा सकता है। सब कुछ। सुपरवाइजर चौंक कर पीछे हट गया। परफेक्ट मैनेजर हो, जो अभी भी कॉफी का घूंट ले रहा था, उसके मुंह में जो कुछ भी गया था उसने उसे उगल दिया। ये आदमी कहां से आया? हमने इसकी देखरेख के लिए एक पेशेवर टीम भी रखी थी, लेकिन वे भी इसे हल नहीं कर सके और अभी भी हताशा में अपने बाल नोच रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक किसी ने जोर से ठहाका लगाया। अब मुझे लगता है कि ये एक मजाक है। अगर इस आदमी ने एक या दो समस्याएं हल की होती तो मैं उस पर यकीन कर लेता, लेकिन सब कुछ, और चूंकि आपने कहा कि उस व्यक्ति ने वेबसाइट से इसे हल किया है तो वो किसी विश्वविद्यालय का छात्र होना चाहिए, इसलिए ये और भी अविश्वसनीय लगता है। सुपरवाइजर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। यह अपमानजनक था और इस पर यकीन करना मुश्किल था। फिर भी यह उतना अपमानजनक नहीं था क्योंकि कई आधुनिक तकनीकी प्रति छात्रों द्वारा की गई थी। उदाहरण के लिए हार्क ने 19 वर्ष की आयु में एक विजन बुक बनाई थी, और अब वर्षों बाद देखिए कि वो कहां खड़ा है। चलो इस तमाशे को खत्म करते हैं। बस दूसरे पक्ष को जवाब दें कि अगर उसने वास्तव में सब कुछ हल कर लिया है तो हम उसे अतिरिक्त 10% इनाम देंगे, और भले ही उस सभी को हल न किया हो, जब तक कि उसने कम से कम एक को हल कर लिया हो, हम उसी दिन समझौता कर लेंगे। जैसे ही सुपरवाइजर ने कहा, सभी लोग खाली चेहरे से उसकी ओर देखने लगे। इसके बाद सिक्योर सॉफ्ट के आउटसोर्सिंग विभाग में अफरातरी का माहौल बन गया। लानत है, हे भगवान। अब बॉस डेव, आप मजाक कर रहे हैं। पूरे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई, जिससे डेव चौंक गया और उसे समस्या का एहसास होने में कुछ समय लगा। रात के 9 बज चुके थे और यदि वे अब काम पर लग गए तो शायद वे आज रात घर न पहुंच पाए। चिंता मत करो, वो आदमी आज पूछ सकता है, लेकिन वो कल फाइलें भेज देगा। डिंग। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कमरे में तेज घंटियां गूंजने लगी, जिससे सभी लोग वहीं स्तब्ध रह गए। सुपरवाइजर, उस आदमी ने फाइलें भेजी हैं और उसने सभी समस्याओं का समाधान भेजा है। साथ ही, क्या कहते हो, उसने एक ईमेल आईडी और बैंक विवरण भी संलग्न किया है जिसमें शीघ्र भुगतान के लिए कहा गया है। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी कुछ दिनों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा। अगले दिन अमन ने सबसे पहले अपने खाते पर नजर डाली। ये देखकर कि उसने पहले ही 5 लाख रुपए जमा कर लिए थे, जो सिस्टम रिवॉर्ड के जरिए सीधे उसके खाते में आ गए थे, उसने इसे खर्च करने का फैसला किया। अमेजन पर ब्राउज करने के बाद उसे आखिरकार वो लैपटॉप मिल गया जो उसे चाहिए था, और उसने तुरंत उसका ऑर्डर दे दिया। जैसे ही उसने भुगतान करने से पहले अपना पता और अन्य विवरण दर्ज किया तथा अपना बैंक पिन डाला, उसके दिमाग में एक झंकार गूंज उठी। साइड क्वेस्ट 50,000 रुपए खर्च करे पूरा हुआ। इनाम 500 क्यूपी। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए वो रसोईघर में चला गया, जहां उसने अपने लिए चाय बनाई और उसमें एक स्फूर्तिदायक पत्ती मिला दी। होस्ट, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। कैसे? आप इतनी कीमती चाय को इस बकवास चीज के साथ कैसे मिला सकते हैं? अगर दुनिया को इस बारे में पता चला तो वे आपको मार सकते हैं। अमन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अगर मैं इसे बार बार लूंगा तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। चाय उसे सिस्टम द्वारा दी गई थी, लेकिन वो उससे मिलने वाली आखिरी चीज थी। इसके बाद सिस्टम कोई वास्तविक वस्तु नहीं बनाएगा। होस्ट, आप इसे दुकान से खरीद सकते हैं। भगवान के लिए कड़ी मेहनत करें और इसे खोलें। जैसे ही चाय उसके होठों से टकराई, उसके मुंह से कराह निकल गई। थोड़ी मात्रा में ही सही, चाय ने उसके पूरे शरीर को स्फूर्ति प्रदान कर दी थी और उसे ऐसा महसूस कराया था कि वो ऊर्जा से भरपूर है। उसके शरीर पर एक स्वर्गीय अनुभूति छा गई, जिससे संचित थकान दूर हो गई। अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी सम्मोहन जैसी स्थिति में था और सिस्टम की परेशानी को भूल गया था।
कल वो प्रोग्रामिंग में इतना मशगूल था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब तक वो खत्म हुआ रात के 10 बज चुके थे। वो जल्दी ही अपना काम खत्म कर सकता था, लेकिन उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत खराब थी। यहाँ तक कि बच्चे भी गेम खेलते हुए उससे तेज टाइप कर सकते थे। शुक्र है कि मेरी पुनर्योजी क्षमता अभी भी सक्रिय थी, अन्यथा पूरे दिन मेरे कंधे में दर्द रहता। हाँ, आप दुकान की बात कर रहे हैं। क्या इसमें भी उन्नत तकनीक या जादुई उपकरण है? हाँ, इसमें कई ऐसी चीजों के ब्लूप्रिंट हैं जो भविष्य में बहुत आगे तक मौजूद रहेंगी। हालांकि आपको जादुई चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपकी दुनिया में जादू नहीं है, लेकिन आप कई चीजों के लिए ज्ञान और नुस्खे हासिल कर सकते हैं। तो क्या कहीं तथाकथित जादू है? अमन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ है, लेकिन आपके ब्रह्मांड में नहीं। तो अन्य ब्रह्मांड भी हैं? अमन ने बुबुदाया, फिर हंस दिया। मैंने अभी पढ़ा कि इस बारे में कोई सांख्यिकीय प्रमाण नहीं है, लेकिन आपने तो मेरी विश्व दृष्टि को ही तोड़ दिया है। अब मुझे लगता है कि आपका अस्तित्व किसी जादुई चीज से कम नहीं है। कहते हो तो बताओ कि एक दिन मैं तुम्हारी मदद से पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकता हूँ। यह संभव नहीं है। ब्रह्मांड पर कब्जा करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ऐसा करने का मतलब होगा कि या तो आपके पास पूरे ब्रह्मांड से ज्यादा ऊर्जा होगी, या फिर आप सारी ऊर्जा को नियंत्रित या प्रबंधित कर पाएंगे, जो किसी भी तरह से संभव नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति वाले दुनिया के नियम और कर्म भी केवल शक्ति का एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और उसका एक अंश ही इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अमन ने यह सब सुनने के बाद अपने माथे पर चुटकी काटते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने एक सांस ली और अपना स्मार्टफोन खोलकर स्टॉक और निवेश के बारे में अध्ययन किया। उसके पास भारी मात्रा में धन आने के कारण उसे उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की योजना बनानी पड़ी। फिलहाल उनका इरादा एक ऐसा ऐप बनाने का है जो कंपनी स्थापित करने या सब कुछ प्रबंधित करने तक पैसा देता रहेगा। इसके बाद उसकी योजना एक एआई बनाने की थी जो काफी शक्तिशाली हो, लेकिन ये उसके निजी इस्तेमाल के लिए हो, क्योंकि वो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था। हालांकि ये सब सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो ये सब हासिल कर पाएगा या नहीं। उसका स्तर अभी भी कम था। अधिकांश स्नातकों में शुरुआती प्रोग्रामिंग कौशल होंगे, जबकि केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही स्नातक स्तर के दौरान मध्यवर्ती प्रोग्रामिंग कौशल हासिल कर सकता है। जब तक किसी व्यक्ति के पास मध्यम स्तर का प्रोग्रामिंग कौशल है, तब तक वो अच्छी आजीविका कमा सकता है, और उन्नत कौशल उसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अनुभव और मानसिक कौशल की आवश्यकता होती है। सिस्टम द्वारा उसके मस्तिष्क को ओवरलॉक करने के कारण जब तक वो अपने विश्लेषण कौशल पर ध्यान देता रहेगा, तब तक सब कुछ तेजी से सुधर सकता है। शुरुआती स्टॉक ट्रेडिंग अनुभव प्लस एक शुरुआती ट्रेडिंग अनुभव प्लस एक शुरुआती ट्रेडिंग अनुभव प्लस एक। जैसे ही वो अपने काम में व्यस्त हुआ, उसका फोन बार बार बज उठा। अमन के चेहरे पर उस समय ठंडक छा गई जब उसने देखा कि ये उसकी तथाकथित घटिया माँ का फोन था। वे उसे फोन कर रहे थे, लेकिन वो बस इतना कहकर फोन काट देता था कि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने आज भी ऐसा ही करने का इरादा किया, लेकिन संदेश देखकर रुक गया, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने फोन नहीं उठाया तो वे यहाँ आएंगे, और अगर वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो वे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। कैसा लगता है? मुझे अपना असली इरादा छिपाते हुए उनसे भिड़ना चाहिए, उसने सोचा। उसने उत्तर दिया, और जैसे ही उसने नमस्ते कहा, उस पर गालियों की बौछार होने लगी। तुम कहाँ मर गए बेवकूफ, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अमन का चेहरा ठंडा हो गया। उसे पहले से ही सिरदर्द होने का एहसास हो रहा था। अगर संभव हो तो वो इस महिला से बचना चाहता था, लेकिन उसे जानने और उसकी योजनाओं को सुनने के बाद उसे यकीन था कि अगर उसे किसी कोने में धकेल दिया गया तो वो अपने पति की हत्या करने और उसके लिए उसे दोषी ठहराने में भी संकोच नहीं करेगी। वो इतनी निर्दयी थी कि अपने बच्चों को भी बेच सकती थी। उसकी किस्मत बहुत खराब रही होगी जो वो ऐसी औरत के चंगुल में फंस गया। चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम अचानक अस्पताल से क्यों गायब हो गए और फोन क्यों नहीं उठाया? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता बहुत परेशान थे? ओ, क्या कहते हो? मृत्यु से चिंतित या इस बात से चिंतित कि तुम मुझे मार नहीं सकते? ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है। अम्मा, मुझे यहाँ परेशानी हो रही है। दुर्घटना के कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाई और मैं पहले ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। अमन ने दयनीय ढंग से पेश आना सुनिश्चित किया। उसकी आवाज सिसकियों से कांप रही थी। मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ और रेस्तरां के मालिक ने मेरी अनुपस्थिति के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया है। माँ, कृपया कुछ पैसे भेज दीजिए, कृपया। अमन ने जितना संभव हो सके उतना दुख प्रकट करने की कोशिश की। मैं भूखा हूँ और मेरी गिरती प्रतिष्ठा के कारण अब कोई भी मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। इसके अलावा मुझे कोई कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं मिला। कॉल के दूसरी तरफ हिना को अपने विचारों को समझने में कुछ समय लगा। यह पहली बार था जब उसने इस लड़के को रोते हुए सुना था। यहाँ तक कि जब वे उसे बेल्ट और डंडों से पीटते थे जिससे उसके शरीर पर चोटें आती थी, तब भी उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था। हालांकि उससे भी अधिक ये सुनकर उसका दिल क्रोधित हो गया कि उसे नौकरी नहीं मिली। रुको,
क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली। हिना चिल्लाई जैसे उसने कोई कीमती चीज खो दी हो। अलानत है, अबेकार और अक्षम, तुम एक भी काम नहीं कर सकते। अब तुम क्या करोगे? सड़क पर भीख मांगोगे। हाँ, यही तुम्हारी कीमत है। मेरे लिए एक पैसा भी मांगने की हिम्मत मत करना, वरना तुम। माँ, क्या कहते हो? मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हेन्ना का चेहरा विकृत हो गया। उसने फोन म्यूट कर दिया और अपने पति से पूछा, क्या उसे कुछ हो गया है? वो नरम आदमी की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? मिगोल भी हैरान था। वो जानता था कि यह आदमी बहुत मुश्किल है, इसलिए उसका व्यवहार वाकई अजीब लग रहा था। हालांकि अमन ने कभी प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन वो कभी पीछे भी नहीं हटा। एनी, ऐसा लगता है कि भीड़ द्वारा पीटे जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जब से ये बात प्रसारित हुई है, उसके कॉलेज और शहर में हर कोई इस बारे में जान गया होगा और उसे परेशान कर रहा होगा। उसके जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह सब बहुत बड़ा आघात रहा होगा, इसीलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। जब हिना ने यह सब सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छाने के बजाय चमक आ गई। क्या अच्छा अवसर है, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जिससे उसका पति भी आश्चर्यचकित हो गया। अमन, क्या कहते हो? कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए यह समय बहुत कठिन रहा है, लेकिन तुम्हें धीरज रखना होगा। यह सब उस कुतिया की वजह से हुआ है। हमें उससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बदनाम किया और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। क्या कहते हो? अमन ने अपना माथा चुटकी से दबाया और अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है। उसने पहले ही केस दायर कर दिया है और जब आप कोमा में थे तो हमें ट्रायल के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन क्योंकि आप अस्पताल की मंजिल से कूद गए थे, इसलिए हम ट्रायल में देरी करने में सक्षम थे। इसलिए अगली सुनवाई में मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि भीड़ द्वारा की गई हत्या और उन सभी अपराधियों के कारण आप सहन नहीं कर पाए और खुद को मारने की कोशिश की। सुनो बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो न सिर्फ हम उससे ढेर सारा पैसा वसूल कर सकेंगे, बल्कि तुम्हारी प्रतिष्ठा भी धूमिल कर सकेंगे और उस पैसे के एक हिस्से से तुम कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। हेन्ना ने बहुत ही प्यार और गर्मजोशी से भरी आवाज में बात की, जो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। हालांकि अमन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये लोग कितने क्रूर हैं। उसने साथ खेलना सुनिश्चित किया, लेकिन वो इस मुकदमे से हैरान था। वहां एक मुकदमा हुआ था। 8वें दिन जब आप बेहोश थे तब मुकदमा हुआ। अम्मा, चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, सत्य की जीत होगी। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अच्छा बेटा, तुम माँ, सिर में चोट लगने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे सोने की जरूरत है। अमन ने नाटक किया और कुछ देर की बातचीत के बाद उसने कॉल समाप्त कर दी। हाँ, कठिन बातचीत के कारण अमन की छाती धड़क उठी, जबकि उसकी अभिव्यक्ति घृणा से विकृत हो गई। मुझे जल्द से जल्द अधिक से अधिक पैसा कमाना शुरू करना होगा, ताकि मैं अपनी स्थिति मजबूत कर सकूं और कुछ प्रभाव डाल सकूं। मुझे एक अच्छा वकील नियुक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मैं उनसे निपटने में सफल भी हो गया तो प्रसिद्धि के भूखे सूर्य मुझे जाने नहीं देंगे। अगला मुकदमा फरवरी के मध्य में होगा, इसलिए मेरे पास 2.5 महीने हैं। अमन ने अपना फोन उठाया और अधिक जानकारी के लिए शेयर बाजार के विशेषज्ञों से संबंधित YouTube वीडियो ब्राउज करना शुरू कर दिया। फिलहाल उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करना था, जिसमें सबसे कम जोखिम था और 10% 20% तक का संभावित रिटर्न था। फ्यूचर और ऑप्शन FO यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत जोखिम था और इनमें पैसा लगाना अंधाधुंध जुआ खेलने जैसा था। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी काफी नुकसान उठाते हैं, तो उनके पास क्या मौका था। फिर भी क्या कहते हो, उन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक चुने और उनके शेयर खरीदना शुरू कर दिया। ये सभी प्रतिष्ठित कंपनियां थीं। हालांकि इनसे उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन इनसे उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि ये कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी थी। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। अमन ने तुरंत अपना आलसीपन उठाया और दरवाजा खोला तो पाया कि एक अमासन डिलीवरी मैन एक बड़े पैकेज के साथ खड़ा था। सर, ये आपका लैपटॉप है। क्या कहते हो? धन्यवाद यार। अमन ने मुस्कुराते हुए डिलीवरी मैन का अभिवादन किया और हस्ताक्षर करने के बाद बॉक्स ले लिया। जब वो पैकेट अंदर ले आया तो उसने गहरी सांस छोड़ी। अंत में उन्होंने AZUZROG Stix G17G7 एक 3 गेमिंग AMD Ryzen 7-6800H प्रोसेसर के साथ एक 6GB रैम और एक TB हाई स्पीड SSD ऑर्डर किया। ये उनकी मौजूदा जरूरतों के लिए एकदम सही था, जिससे तेजी से मल्टीटास्किंग संभव हो गई। हालांकि इससे बेहतर विकल्प भी हो सकता था, लेकिन उन्हें ROG ज्यादा पसंद था। लैपटॉप की कीमत 87,000 रुपए थी और इससे उन्हें 870 SP मिले। जैसे ही उसने इसे खोलना शुरू किया, उसकी आंखों के सामने एक अधिसूचना चमक उठी। सिस्टम ने होस्ट के इरादे का अनुमान लगा लिया है। मेजबान की वर्तमान रणनीतियों के लिए उपयुक्त खोज उत्पन्न करना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे समाज के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और चूंकि आपका झुकाव तकनीकी धारा की ओर अधिक है, इसलिए यह समय है कि मेजबान उच्च समाज में कदम रखे और अपनी ख्याति फैलाए। इसलिए ऐसा ऐप डिजाइन करे जो वर्तमान युग में सनसनी पैदा कर सके।
पुरस्कार एक मध्यवर्ती लॉटरी और होस्ट के ऐप के प्रत्येक 10 डाउनलोड के लिए एसपी। समय सीमा 3 महीने। आप चाहते हैं कि मैं 3 महीने के भीतर एक ऐप बना लूं। इसका मतलब है कि इसे मेरे स्नातक होने से पहले ही बाजार में आना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अमन ने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों को भी कई बार रगड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। एकत्रित आंकड़ों के अनुसार एक छोटे आकार के ऐप को विकसित करने में 10-12 सप्ताह लगते हैं, जबकि बड़े आकार के ऐप को विकसित करने में 23 सप्ताह से भी अधिक समय लग सकता है। यह अनुमान इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था कि कंपनी अच्छी तरह से स्थापित थी और उसके अधीन बहुत सारे डेवलपर्स और परीक्षक थे। उसके पास कोई कंपनी नहीं थी और निश्चित रूप से उसके पास कोई सर्वर भी नहीं था। अरे, बिना समर्थन और पेटेंट के अगले ही दिन मेरे जैसे कई ऐप सामने आ सकते हैं और मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि कोई बेवकूफ यह दावा करते हुए मुकदमा दायर कर दे कि यह ऐप उसका है और मैंने उसका आइडिया उससे चुराया है। यह आपकी समस्या है। सिस्टम आपकी क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के अनुसार कार्य सौंपता है। भविष्य की संभावनाएं, अमन ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए और सिस्टम के शब्दों पर विचार करते हुए कहा। उन्हें सबसे अधिक सहायता और प्रभाव की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें इसे स्वयं ही बनाना पड़ा। अगर मैं प्रभाव हासिल करने में कामयाब हो जाती हूँ तो मैं सूरी द्वारा मुझ पर किए जाने वाले हमलों के किसी भी प्रभाव को नकारने में सक्षम हो सकती हूँ। अभी के लिए चीजें शांत हो गई हैं, लेकिन जब मुकदमे की तारीख नजदीक आएगी तो वो जवाबी हमला करेगी। खुद को तनाव में डालने के बजाय अमन ने पहले अपने अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का फैसला किया। वो बिना किसी उचित शेड्यूल के बिना सीरीन मुर्गी की तरह भाग रहा था। डिंग। अमन ने अपना फोन निकाला और अपने बैंक से एक संदेश देखा। आपके खाते 2500XX में 20,50,000 रुपए जमा हो गए हैं। उन्होंने मुझे 10% अतिरिक्त दिया और मुझे कमजोरियों को दूर करने में सिर्फ 7 घंटे लगे और मैंने एक दिन में 2 मिलियन कमाए। क्या ये बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं है? अगर कोई बड़ी ई-कॉम, सोशल मीडिया या इंटरनेट इंजन में बग ढूंढने में कामयाब हो जाता है। जब वो इस बारे में सोच रहा था, अमन की आंखें चमक उठी। मैं उनसे पैसा कमा सकता हूँ और रियल एस्टेट में निवेश कर सकता हूँ और एक दुकान खरीद सकता हूँ। GRRR। अमन का पेट बड़बड़ाने लगा, जिससे उसे याद आया कि उसने किराने का सामान जमा नहीं किया था। इस पैसे से चलो नाश्ता करते हैं। मैं स्वादिष्ट नाश्ता करूंगा। होस्ट, आपने मेरी आंखें एक नई दुनिया के लिए खोल दी हैं। कितना बढ़िया नाश्ता था। आपने 60 रुपए की मोटी रकम खर्च की। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना पैसा यूं ही फेंक दूं। वही पास्ता जिसकी कीमत $100 भी नहीं होती, क्या कहो, हजारों डॉलर में बिकता है। और बेहतर है कि चम्मच भर खाने के बारे में बात न की जाए, जो निश्चित रूप से पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमन सड़क पर एक दुकान पर बैठा और प्रसन्नतापूर्वक बोला, चाची इसे शानदार बनाओ। मैंने थोड़ा कमाया है, इसलिए मेरे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे अमन को बड़ी सफलता मिली है। दुकानदार सेलिना ने मुस्कुराते हुए नूडल्स का एक कटोरा तैयार किया, उसमें गाढ़ा चिकन शोरबा मिलाया और उसके ऊपर 5 पकौड़े रख दिए। जब सेलिना नूडल्स तैयार कर रही थी तो एक बड़ी छाया दिखाई दी, जिसके बाद एक तेज आवाज हुई, तांग। एक चाय का कप मेज पर जोर से गिरा, जिससे अमन थोड़ा चौंक गया। उसने अपने सामने खड़ी छोटी भूरे बालों वाली लड़की को घूरते हुए कहा, तुम कब तक गुंडों की तरह व्यवहार करोगी? मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भी लड़का ऐसी लड़की को पसंद नहीं करता जो इस तरह का व्यवहार करती हो। मारिया। क्या कहा तुमने? कमीने। मारिया ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और अमन पर झपटने ही वाली थी, लेकिन सेलिना ने दोनों को रोक दिया। तुम दोनों हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? मारिया, बैठ जाओ। आंटी तुम्हारे लिए एक कटोरी नूडल्स उबाल लें। अनी आंटी, मुझे अपने माता पिता की मदद करनी है, मारिया ने कहा और अमन को घूर कर देखा। क्या कहते हो? ये चाय मुफ्त है। मुझे लगा कि तुम जो कुछ भी हो रहा है उससे दुखी होगे, लेकिन लगता है इसका कोई असर नहीं हुआ। मारिया ने नाक भौं सिकोड़ी और अमन को हंसाते हुए चली गई। ये लड़की ईमानदार नहीं हो सकती। अपनी तीखी जुबान के बावजूद अमन का इस लड़की के साथ अच्छा रिश्ता था। वर्तमान स्थान सड़क किनारे दुकानों का केंद्र था और आसपास कई विश्वविद्यालय और कॉलेज थे। मारिया उनसे थोड़ी बड़ी थी और MBA की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने माता पिता की मदद करती थी, जिनकी पास में ही चाय की दुकान थी। अमन उसका दिल से सम्मान करता था। वो लड़की MBA की पढ़ाई कर रही थी और फिर भी एक चाय की दुकान पर काम करती थी, जहां उसके दोस्त अक्सर बिना किसी शर्म के चाय पीने आते थे। सेलिना ने नूडल्स का गर्म कटोरा लिया और अमन के सामने रख दिया, फिर अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके बालों को थोड़ा सा हिलाया। जी भरकर खाओ और पैसों की चिंता मत करो। इसे अपनी मौसी की ओर से बड़ी कमाई के लिए उपहार समझो। अमन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसका चेहरा जम गया। उसने देखा कि उसकी बाहों पर लाल रेखाएं थीं, जो कल से भी ज्यादा ताजा लग रही थी। उसका अच्छा मूड तुरंत खराब हो गया और वो भारीपन महसूस करने लगा।
जहां तक उसे याद है उसे केवल 3 लोग ही मिले थे जिन्होंने कभी उसका ख्याल रखा था। पहले थे अंकल मैक्स, दूसरे थे आंटी सेलिना और तीसरे थे मारिया और उसका परिवार। एक बरसात के दिन काफी संघर्ष के बाद भी वो कॉलेज पहुंचने में देर हो गई और गार्ड ने उसे कुछ 100 रुपए के बिना जाने नहीं दिया। लेकिन चूंकि उसके पास एक पैसा भी नहीं था इसलिए अमन को मजबूरन वहां से चले जाना पड़ा। इसी दौरान आंटी सेलिना ने उसे देखा और उसे एक कटोरी नूडल्स मुफ्त में दे दी। तब से जब भी अमन के पास पैसे होते वो अक्सर उनके स्टॉल पर जाता। वो अक्सर उसके शरीर पर चोट के निशान देखता था, संदेह करता था कि ये घरेलू दुर्व्यवहार के कारण है, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसने उससे शिकायत दर्ज करने का आग्रह भी किया, लेकिन वो ऐसा करने में अनिच्छुक थी। जब उसे यकीन नहीं था कि वो उस गंदगी को संभाल पाएगा या नहीं जिसमें वे फंस सकते हैं, तो वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आंटी सेलिना सिर्फ स्टॉल के साथ उसकी और उसकी बेटी की देखभाल कैसे कर पाएगी। अमन ने सेलिना को घूरकर देखा और उसके मन में एक विचार आया, जल्दी या बाद में उसके पास अपना घर या अपार्टमेंट होगा और उसे एक हाउसकीपर की जरूरत होगी और पैसे के साथ वो उसकी स्थिति की आगे और जांच कर सकता है। थोड़ा उदास महसूस करते हुए उसने अपना सिर हिलाया और चाय का एक घूंट लिया, लेकिन जैसे ही उसके होठों ने गर्म कप को छुआ, बिजली की तरह एक विचार उसके दिमाग में कौन था। सिस्टम, क्या मैं दुकान का ताला खोलने के बाद वहां से जीवनदायी चाय खरीद सकता हूँ? हाँ मेजबान, आप न केवल सीधे चाय खरीद सकते हैं बल्कि आप इसकी रेसिपी भी खरीद सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं। अमन को यह जानकारी समझने में कुछ क्षण लगे और अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। अपने पहले व्यवसाय के लिए मैं एक चाय घर या कैफे खोल सकता था और चाय बेच सकता था। मुझे यकीन है कि एक बार जब कोई इसका एक घूंट पी लेगा तो वो दोबारा यहाँ आने की इच्छा को रोक नहीं पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सेलिना को बुलाया और उत्सुकता से पूछा, आंटी सेलिना, मैं एक कैफे या चाय घर खोलने के लिए जगह खरीदने की सोच रहा हूँ। क्या आपको कोई उपयुक्त स्थान पता है? तुम एक चायदाना खरीदना चाहते हो? सेलिना ने अमन को भ्रमित भाव से देखा और फिर अपना हाथ उठाकर उसके माथे पर रख दिया। छोटे अमन, क्या तुम्हें बुखार है? आंटी सेलिना, मुझे न तो बुखार है और न ही मैं मजाक कर रहा हूं, अमन ने हंसते हुए कहा। अब क्या तुम्हारे पास चाय घर खरीदने के लिए इतने पैसे हैं? आंटी सेलिना ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, ये दोस्तों के एक समूह के साथ संयुक्त सहयोग होगा। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी दुकान बेचना चाहता हो? अमन ने उसे सच न बताने का निर्णय लिया, कहीं ऐसा न हो कि वो चिंतित हो जाए और ये सोचने लगे कि वो किसी अवैध काम में संलिप्त है। सेलिना ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और सोचने लगी। अमन ने उससे पूछा कि क्या वो किसी को जानती है और यदि वो किसी को नहीं जानती तो वो शॉन से संपर्क करेगा। अमन, एक बुजुर्ग के तौर पर मेरा सुझाव है कि एक पूरा चाय घर खरीदने के बजाय आपको उसे किराए पर लेना चाहिए। इससे आप पैसे बचा पाएंगे और अगर आपका व्यवसाय विफल हो जाता है तो आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अमन ने उसका सुझाव सुनकर नाराजगी जताई। इसलिए नहीं कि यह बुरा था, बल्कि इसलिए कि यह अच्छा था। और वो इसलिए बोली क्योंकि उसे इस विषय में पर्याप्त अनुभव था। यह सोचकर अमन ने अंतर्दृष्टि कौशल को सक्रिय किया। नाम सेलिना रे कौशल इंटरमीडिएट, बिजनेस मैनेजमेंट 212 डिवाइडेड बाय 250, इंटरमीडिएट कुकिंग 240 डिवाइडेड बाय 250, इंटरमीडिएट मार्केटिंग 82 डिवाइडेड बाय 250, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग 12 डिवाइडेड बाय 250, इंटरमीडिएट लीडरशिप 8 डिवाइडेड बाय 250, इंप्रेशन 64। अमन उसके कौशल पैनल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और लगभग अपनी लार निकलने लगा। अपना सिर हिलाकर उसने आश्वस्त करने की कोशिश की, चाची कृपया मुझ पर विश्वास रखें। मैं अनुभवहीन हो सकता हूँ लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सेलिना अचानक हुए इस घटनाक्रम से थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अमन की दृढ़ निश्चयी आंखों को देखकर वो अंततः सहमत हो गई। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं उनसे थोड़ा पूछताछ करूंगा। धन्यवाद आंटी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। काश तुम मेरी माँ होती। इडिंग अखोज विवरण निवेश करें और एक चाय कैफे खोलें। आवश्यकताएं कैफे खोलें और दुकान में किए गए निवेश को वापस पाएं। इनाम एलिमेंटी लकी ड्रा रूले X1। जब अमन घर पहुंचा तो उसे सिस्टम की ओर से एक नया कार्य दिया गया। सुबह का व्यायाम समाप्त करने के बाद, जो उसके लिए कम कष्टदायक हो गया था, अमन ने स्नान किया, अच्छे कपड़े पहने और सुझाए गए स्थान की ओर चल पड़ा। यह दुकान उनके विश्वविद्यालय के काफी करीब थी और पहले एक कॉफी शॉप हुआ करती थी। जब पूर्व मालिक को मुनाफा हुआ तो उसने कहीं और एक और कैफे खोल लिया। अमन ने मकान मालिक का नंबर डायल किया जो सेलिना ने उसे तब दिया था जो उसने उससे किराए की दुकान के बारे में पूछा था। नमस्ते सर, मैं दुकान पर आ गया हूँ, कुछ मिनट रुको, क्या कहते हो, मैं वहां आ जाऊंगा। कुछ क्षण बाद अमन ने एक मोटे आदमी को देखा जिसकी लंबी दाढ़ी थी। उसने टैंक टॉप और लड़कियों वाली हाफ शॉर्ट्स पहन रखी थी। ऐसे अजीब आदमी को देखकर अमन ने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की और सोचने से खुद को रोक नहीं सका, और मुझे लगा कि मेरी पोशाक सबसे अजीब थी। सुप्रभात हो सर, मुझे जोइस कहो। उस आदमी ने अपना मोटा हाथ बढ़ाते हुए अमन का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। मैं इस जगह को चाय की दुकान के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ, अमन ने सीधे मुद्दे पर कहा।
कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ और देखो। जॉइस ने सिर हिलाया और दुकान का ताला खोलना शुरू कर दिया। जब उस आदमी ने ताला खोला तो अमन उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। खांसी, खांसी, खांसी। जैसे ही शटर उठाया गया, धूल की एक लहर अमन और जॉइस पर गिरी, जिससे दोनों को खांसी आ गई। माफ कीजिए, काफी समय से इसकी सफाई नहीं हुई है। जॉइस ने चेहरे पर अपराध बोध के भाव के साथ माफी मांगी। अमन ने धूल झाड़ने के लिए अपना हाथ हिलाया और चारों ओर देखा। दीवारें धूल से भरी हुई थी और चौड़ा गलियारा कुर्सियों और मेजों से भरा हुआ था और सब पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इन चीजों के बारे में क्या? पिछले मालिक ने उन्हें छोड़ दिया था। मैंने उन्हें फेंका नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगला खरीदार उनका इस्तेमाल करना चाहे। जो इसने जगह दिखाने से पहले बताया। कुल क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग फीट था। इसमें एक शौचालय, पीछे की ओर एक छोटा कमरा और एक छोटी सी रसोई थी, जिसका इस्तेमाल पिछली दुकान में पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता था। क्या ले लूं? मैं ले लूंगा। किराया कितना है? 800। जॉइस रुका, अमन के हाव भाव को देखा और तुरंत अपनी गलती सुधारी। 800 प्रतिदिन, इसका मतलब है 24,000 प्रति माह। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अब बेटा, ये जगह बाजार में है और कई कॉलेजों के नजदीक है। जिस दिन तुम कुछ बेचना शुरू करोगे, उस दिन छात्र यहाँ आएंगे। तुम्हें क्या लगता हो कि पिछले मालिक के पास इतना पैसा कैसे आया कि वो यहां से निकलकर कैफे खोल सके? मैं 400 की पेशकश करूंगा, अमन ने सीधे तौर पर कहा। मुझे 700 चाहिए, जॉइस ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। 550, इससे ज्यादा नहीं। अगर ये जगह साफ होती तो मैं ज्यादा पैसे देता, लेकिन इस गंदगी को तो देखो। अमन ने दुकान की कमियों को अडिग भाव से बताया, ये संकेत देते हुए कि ये जॉइस की गलती थी। दीवारों का रंग फीका पड़ रहा है, प्लास्टर उखड़ने लगा है और धूल का तो जिक्र ही ना करें। कम से कम आपको ऐसी जगह की बुनियादी देखभाल तो करनी ही चाहिए। चीजों को फिर से बनाने में ही 50,000 या 100,000 का खर्च आ सकता है। जॉइस ने अमन को घूरकर देखा। वो स्पष्ट रूप से अधिक पैसे चाहता था, लेकिन अमन के तीखे शब्दों ने उसे बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं दी। जॉइस जानता था कि वो इस जगह को बर्बाद होने दे के बारे में पहले से ही लापरवाह था, और अगर वो इस बच्चे को जाने देता तो उसे यकीन नहीं था कि अगला खरीदार इस जगह को किराए पर लेगा या इतना ही देगा। असौदा। और उस मेज के बारे में जो इसने कहा, आपको इनके लिए अलग से भुगतान करना होगा। पिछले आदमी ने पिछले 2 महीनों से किराया नहीं दिया और इन्हें यहाँ फेंक दिया। अमन ने अपना फोन लिया और फर्नीचर की कीमतें जानने लगा। फिर वो ढेर के पास गया और बचा हुआ फर्नीचर देखने लगा। मुझे फर्नीचर चाहिए। क्या कहते हो, इसमें 10 टेबल और 4 कुर्सियां हैं, जिनकी कीमत सामान्यतः 4,000 प्रति सेट होती है, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए मैं आपको 27,000 की पेशकश करूंगा। मैं सहमत हूँ, जॉइस ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में पिछले किराएदार ने केवल 1 महीने का किराया नहीं दिया था, लेकिन जॉइस ने अमन को यह विश्वास दिलाने के लिए झूठ बोला कि फर्नीचर की कीमत 40,000 से अधिक थी। अमन ने हाथ मिलाया और तुरंत जॉइस को किराए के सौदे के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रिंट करने के लिए पीसी कैफे ले गया। पूरी सुबह सभी चीजों का ध्यान रखने और सौदे को अंतिम रूप देने बिताने के बाद दोपहर तक दुकान पूरी तरह से उसकी हो गई। अमन जाने से पहले अंतिम बार दुकान का जायजा लेने के लिए अंदर गया। आंटी सेलिना सही थी। अगर मैंने कोई मौजूदा वाला खरीदा होता तो मैं अपना सारा पैसा खो देता। अमन ने अपना लक्ष्य बजट 3 लाख के भीतर सब कुछ खत्म करने के लिए निर्धारित किया था। हालांकि उसने किसी असाधारण नवीनीकरण की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये जगह कम से कम देखने में तो अच्छी लगे और ग्राहकों को आकर्षित करे। एसपी में वृद्धि को देखकर अमन मुस्कुराया। मुझे क्रिसमस से पहले सब कुछ खत्म करना होगा, उसने सोचा। जैसे ही वो प्रस्थान करने वाला था, उसका फोन बज उठा। हेलो अमन, क्या खरीदारी सफल रही? ये आंटी सेलिना थी। हाँ, आंटी सेलिना, मुझे ये 550 प्रतिदिन के हिसाब से मिला है। वैसे क्या ही अच्छा है? अमन ने पूछा। जब तक ये 600 से नीचे है तब तक सब ठीक है, सेलिना ने दूसरी ओर से अमन को आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया। ये जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन दुकान में गंदगी है। मुझे दीवारों और अन्य चीजों की मरम्मत करानी है। इसके अलावा क्या कहते हो, मुझे एक कर्मचारी की भी जरूरत है। क्या आप किसी को जानते हैं? अमन ने पूछा। थोड़ी देर रुकने के बाद सेलिना ने जवाब दिया। क्या आप परिसर के पास एक दंपति द्वारा संचालित चाय की दुकान के बारे में जानते हैं? यहाँ बहुत सी चाय की दुकानें हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अमन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उनमें से एक कंपनी बंद करने और नौकरी की तलाश करने पर विचार कर रही है। यदि आप उन्हें काम पर रखना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अमन एक क्षण के लिए रुका और याद करने की कोशिश करने लगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और मैं आशा करता हूँ कि वो इस बारे में बात नहीं कर रही होगी। कृपया ऐसा करें, लेकिन मुझे खुशी होगी यदि आप मेरे लिए काम करें चाची। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकती, उसने दुख से भरी आवाज में जवाब दिया। उसके स्वर में परिवर्तन देखकर अमन ने आगे कोई दबाव नहीं डाला। जब उसकी चाय की दुकान से अच्छी कमाई होने लगी तो उसने उसकी स्थिति पर गौर करने की योजना बनाई। कॉल समाप्त करके अमन ने दुकान बंद कर दी और फिर टैक्सी लेकर स्थानीय नवीनीकरण स्टोर पर चला गया।
वो दास रेनोवेशन पहुंचे और सीधे प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि अंदर कई लोग इंतजार कर रहे थे। नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? काउंटर पर खड़ी एक आकर्षक महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। नमस्ते बहन, मैंने एक दुकान खरीदी है और उसमें रंग रोगन तथा अन्य मरम्मत कार्य कराने हैं। अमन ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया। कोई बात नहीं सर, लेकिन उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि आपको केवल मजदूरों की जरूरत है या होम डेकोर डिजाइनरों की? मुझे मजदूरों के साथ साथ उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए एक फोरमैन की भी आवश्यकता है। इंटीरियर डिजाइनरों के बारे में क्या मैं उनसे कुछ सुझाव भी ले सकता हूँ? तो फिर मेरे पीछे आइए सर, मैं भी एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, महिला ने कहा, जिससे वो थोड़ा चौंक गए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर अमन को आगे ले जाने से पहले वो हंस पड़ी। अमन उसके पीछे पीछे उसकी छोटी सी कार्यशाला में गया, जहां उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसे कुछ घरेलू सजावट संबंधी प्रस्तुतियां दिखाने लगी। कीमतों और अन्य विवरणों के बारे में पूछने के बाद अमन ने महिला के साथ महत्वपूर्ण विवरणों पर चर्चा शुरू कर दी।